चलो टाइटल दो, आई मीन पेज पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 5 पे। चलो इस पे आ जाओ, सबसे पहले मार्किंग करते जाओ। अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये चैप्टर के अंदर क्या है कि इंडियन इकोनॉमी में हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए तब से लेके आज तक इंडिया का ग्रोथ है ना, तो इंडियन इकोनॉमी में इंडिया का ग्रोथ कौन से सेक्टर की वजह से हो रहा है। तो तीन मेजर सेक्टर है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर मतलब कौन सा हो गया? एग्रीकल्चर। ये हो गया इंडस्ट्री। ये हो गया कौन सा? सर्विस सेक्टर। अब देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, उस टाइम पे है ना, इंडिया खाली एग्रीकल्चरल सेक्टर पे जिंदा था। मतलब इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री मानते थे। मतलब इंडिया का 90% ग्रोथ किसके भरोसे था? एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन धीरे धीरे ना इंडिया ने एक चीज रियलाइज की कि इंडिया का एग्रीकल्चर है ना इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज हमारा एग्रीकल्चर है ना बारिश पे डिपेंडेंट है। अपने यहाँ पे प्रॉपर वाटर हार्वेस्टिंग है नहीं कि पानी को स्टोर करके उसको बाद में यूज करेंगे, ऐसा सब सिस्टम अपने यहाँ पे इतना अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो इंडिया को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि एग्रीकल्चरल सेक्टर बारिश पे डिपेंडेंट है, और बारिश इंडिया में अनसर्टन है। कभी आएगा तो बहुत आएगा, और कभी आएगा तो आएगा ही नहीं, और चाहिए उतना आएगा भी नहीं। तो ऐसे अनसर्टन चीज पे डिपेंडेंट तुम रहोगे तो तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो धीरे धीरे फिर इंडिया है ना सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे ध्यान देने लगा। आज तुम अगर देखोगे ना, इंडिया पूरा उल्टा सिचुएशन में है। इंडिया में आज ये सबसे हाईएस्ट इंडिया में ग्रोथ करके दे रहा है, उसके बाद ये, और उसके बाद वो है। जबकि पहले एग्रीकल्चर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी होता था। आज पूरा रिवर्स हो गया है वो, बराबर। तो अब इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए करंटली गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, टर्शरी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है। बट ये जो गवर्नमेंट कर क्या रहा है ना, ये 2021, 2022, 2023 में गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये पूरा उस पे चैप्टर है। समझा? इसमें ना बहुत सारी स्कीम्स है, वो स्कीम के अंदर क्या क्या हुआ है वो सब तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ पेज नंबर 528 पे। क्या? अभी के चैप्टर में लिखा हूंगा। चलो उसमें आ जाओ। सबसे पहले मैं जो जो पॉइंट्स बोलते जाऊंगा ना, वो सब मार्क करते जाओ। देखो ये चैप्टर में ना तुमको डेटा, रुपीस, अमाउंट, परसेंटेज, ये सब बहुत मिलेगा, बट इतना सब तुमको नहीं पढ़ना है। चलो आ जाओ, सबसे पहले पेज 528 में, उसमें देखो मेजर इन्वेस्टमेंट है नीचे। मेजर इन्वेस्टमेंट में सेकंड पॉइंट मार्क करो। द फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन राजस्थान वॉज इनॉग्रेटेड इन मार्च 2018। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट फूड पार्क कहाँ स्टार्ट हुआ? राजस्थान में। कौन से मंथ में? मार्च 2018 में। उसके बाद सामने आ जाओ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे। अच्छा अभी उसमें मैं बोल रहा हूं वो मार्क करते जाओ। फर्स्ट मार्क करो, थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ, एट, 10, 11, 12, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ऊपर से थर्ड, बस इतना। चलो देखो,
सबसे पहले पे आ जाओ, प्रधानमंत्री दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, ये स्कीम का नाम अंडरलाइन करो, पीएम किसान, फुल फॉर्म क्या है, किसान सम्मान निधि योजना। किस चीज के लिए बनाया गया है, सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो, टू द बैंक अकाउंट ऑफ मोर देन 10 मिलियन बेनिफिशियरीज। मतलब ये लोग क्या करते हैं, जैसे पेंशन देते पता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, अब तक कैसा होता था, मिलिट्री वालों को पेंशन मिलता था, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पेंशन मिलता था, अब से फार्मर्स को भी पेंशन मिलेगा। आज तक इंडिया में कभी फार्मर्स को पेंशन नहीं दिया है, ये फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है। तो फार्मर्स को पेंशन देने के लिए कौन सी स्कीम बनाई गई है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। समझा, ये लिख लो नंबर 1 बाजू में, नंबर 1। ऐसी बहुत सारी स्कीम है, इसके लिए नंबरिंग करवा रहा हूं। फिर आ जाओ, देखो थर्ड पे, थर्ड मार्क किया है ना, उसमें देखो, द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी वॉज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द न्यू पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज द इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। इधर तक अंडरलाइन करो, एक्सपोर्ट तक, सेकेंड लाइन में एक्सपोर्ट तक मार्क करो। इसका मतलब इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनते हैं ना, हम ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्ट को क्या करने वाले, अभी आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करेंगे। अंडर विच स्कीम, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018। ठीक है, ये एक अंडरलाइन कर दो। उसके बाद नीचे वाला, सेकेंड वाला अंडरलाइन करो, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीएम आशा। ठीक है, किस चीज के लिए बनाया गया है, देखो, which state can decide the compensation scheme and can also partner with a private agency to ensure the fair prices for the farmers in the country। देखो, फार्मर्स के लिए ना इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या था, फार्मर्स अगर समझो कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बनाता है, फिर उसको मार्केट में बेचने जाता है, तो उसको एक प्राइस पे बेचेगा और वो पैसा कमाएगा। लेकिन वो जितना डिले करेगा ना बेचने के लिए, उतना वो फ्रूट का लाइफ कम होते जाएगा, और जितना लाइफ कम होते जाएगा ना, उसका प्राइस कम होते जाएगा। तो समझो अब फ्रूट की लाइफ 2 दिन बची है, मैं फार्मर को बोलेगा मैं ना ये 20 रुपया किलो ही लेगा, उसने खुद ने 30 रुपया किलो में बनाया है, और मैं कितना बोल रहा है, 20 रुपया किलो। तो वो पता है क्या सोचेगा कि देख और 3 दिन रुक गया ना, ये पूरा सड़ जाएगा, फिर कितना आएगा, एक भी नहीं, तो इससे अच्छा क्या आ रहा है, तो बेच दो। अब मेरे को पता चल गया ना फार्मर्स ये करते हैं, मैं जानबूझ के ना लास्ट मोमेंट खरीदेगा, बराबर, और लास्ट मोमेंट खरीद के जितना मुझे चाहिए मैं उसको यूज करेगा, और सस्ता भी मिल गया। और एग्रीकल्चर में मतलब क्या हो गया कि फार्मर्स भी कुछ नाटक नहीं करेगा मेरे साथ, क्योंकि फार्मर ये सोचता है और 3 दिन रुका तो वैसे भी 0 आएगा, इससे अच्छा 20 रुपए में ले लो। ये तो गलत है ना, मतलब तुमको पता है सामने वाली की पोजीशन ऐसी खराब है, तुम उसका फायदा उठाना चालू कर दिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने ना पीएम आशा करके एक स्कीम लॉन्च किया, जिसके अंदर फिक्स इतना प्राइस ही है और इतने प्राइस में ही बेचना पड़ेगा, फिक्स रूल, सो दैट जो भी फार्मर है वो लॉस में बिजनेस ना करे। मतलब अगर वो 20 रुपया भी है ना, तो 20 रुपया नहीं, उसने कितने में बनाया 30 ना, 35 में तो कम से कम बेचना पड़ेगा, और सामने वाला कम से कम 35 भी देगा, वो 20 नहीं देगा। इवन इफ वो देख रहा है ना लाइफ कम हो गया, फिर भी वो प्राइस कम नहीं करेगा। ये एडवांटेज कौन सी स्कीम में, पीएम आशा। उसके पहले था पीएम किसान, उसमें क्या होता है, फार्मर्स को पेंशन देते हैं। देखो पीएम किसान फार्मर को पेंशन, पीएम आशा मतलब फेयर प्राइस पे फार्मर्स के गुड्स बेचना। ठीक है, वैसे ही देखो नेक्स्ट, ये मार्क किया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मिला। हाँ, इसमें क्या है कि अगर समझो ड्रॉट होता है, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया, तो उस सर्कमस्टांसेस में फार्मर को लॉस ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट उनको पैसा देगा। अंडर विच स्कीम, पीएम कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ,
नेक्स्ट देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड 100% एफडीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म लिख के रखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे देखो क्या लिखा है, 100% एफडीआई इन मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट्स एंड द फूड प्रोडक्ट ई कॉमर्स अंडर द ऑटोमेटिक रूट। अब देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तुमने इसका नाम सुना है कभी? वॉलमार्ट सुना है? अच्छा, अपने यहाँ पे ये सुना है बिग बाजार, फिर डी मार्ट, ये सब है ना। यूएस में ना वॉलमार्ट चलता है, बराबर। लेकिन वॉलमार्ट डी मार्ट में फ़र्क कितना है? डी मार्ट देखो एक छोटे लेवल पे है, एक लिमिटेड प्रोडक्ट बेचता है। तुम वॉलमार्ट में गए ना, वॉलमार्ट में तुमको एक पिन से लेके एरोप्लेन तक तुमको सब मिलेगा। रियल वाला भी। तुमको अगर जाके बोलोगे ना मेरे को बाइक खरीदना है, वो भी वॉलमार्ट बेचता है। तुम बोलोगे ना गाड़ी खरीदना है, वो भी वॉलमार्ट बेचता है। तुम बोलोगे ना लैपटॉप खरीदना है, वो भी वॉलमार्ट बेचता है। हाँ, प्राइस भी कम, नॉर्मल प्राइस, डिस्काउंट पे। और तुम कुछ भी बोलो, तुमको सब मिलेगा उधर, ठीक है। और ये मॉल का साइज यहाँ से 2 किलोमीटर का मॉल का साइज होता है, 6 फ्लोर। तो सोचो साइज क्या होएगा मॉल का, बराबर। अब वॉलमार्ट है ना, इंडिया में आने वाला था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन ही नहीं दिया। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, अगर तुम वॉलमार्ट अभी जैसे देखो तुम डीमार्ट में गए ना, पूरा ग्रॉसरी ना एक ही जगह से डीमार्ट से उठा के आते हो। अदरवाइज पता है क्या होता है, एक चीज खरीदने के लिए एक दुकान, दूसरी चीज खरीदने के लिए दूसरी दुकान, तीसरी चीज खरीदने के लिए तीसरी दुकान। तुम इतना भटकते थे पहले, अब तुम क्या कर रहे हो, एक ही जगह पे जाके सारी चीज लेके आते हो। सोचो वॉलमार्ट इंडिया में आ गया ना, तुम एक बार अंदर शॉप पे गए ना, तुम सब कुछ लेके बाहर आओगे, फिर तुम 10 दुकान में नहीं जाओगे। तो सोचो ये सब नीचे दुकान वाले ये लोग क्या करते, इनका तो धंधा पूरा बंद, बराबर। इसके लिए इन्होंने आने नहीं दिया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। क्योंकि वहां पे ऐसे लोकल स्टोर नहीं होते अपने जैसे, अपने जैसा गरीबों जैसा नहीं है उधर ऐसा। तो उधर सिस्टम से पूरी अलग चलती है। अपने यहाँ पे ये पान पट्टी ये वो सब है, उधर ऐसे सब कुछ नहीं मिलेगा तुमको, बराबर। अब ऐसे सर्कमस्टांसिस में सोचो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड 100% एफडीआई। मतलब अगर कोई फॉरेन की कंपनी है, वो इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती है, कौन सा बिजनेस, फूड प्रोडक्ट एंड फूड प्रोडक्ट ई कॉमर्स, तो वो 100% कर सकती है, अलाउड है उनको, गवर्नमेंट उनको परमिशन देगा, ठीक है। जबकि पहले काफ़ी परमिशन नहीं देते थे। उसके बाद देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द होम अफेयर्स एंड द कोऑपरेशन लॉन्च द डेयरी सहकार स्कीम इन आनंद गुजरात। दुनिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध गुजरात में बनता है, तो वहाँ पे मिल्क रिलेटेड स्कीम्स लगाई इन्होंने। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट वाला, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च कृषि उड़ान 2.0। यह स्कीम का नाम अंडरलाइन करो, कृषि उड़ान 2.0। और सेकेंड लाइन अंडरलाइन करो, मूवमेंट ऑफ द एग्री प्रोडक्ट बाय एयर ट्रांसपोर्ट। मूवमेंट ऑफ द एग्री प्रोडक्ट बाय एयर ट्रांसपोर्ट। देखो ये स्कीम का मतलब क्या है, कृषि उड़ान 2.0 स्टार्ट हुआ, जिस स्कीम के अंडर क्या किया जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एयरवेज के थ्रू दूसरी जगह इंडिया में भेजा जाता है। कौन से वेज के थ्रू, एयरवेज, समझा। ये सब स्कीम याद रखना है। पीएम किसान क्या करता है, पीएम किसान पेंशन देता है। दूसरा कौन सा था, पीएम आशा, वो क्या करता है,
फेयर प्राइस दिलाता है किसको? फार्मर्स को। फिर कौन सा था? पीएम, वो कृषि सिंचाई, वो क्या करता है? जो भी ड्रॉट होता है उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट देता है। तो देखो पहला कौन सा था? पीएम किसान। ये लोग क्या करते हैं? पेंशन फॉर फार्मर्स। दूसरा कौन सा है? पीएम आशा। ये लोग क्या कर रहे हैं? फेयर प्राइस फॉर फार्मर्स। तीसरा क्या है? पीएम केएसवाई, कृषि सिंचाई योजना। ये ड्रॉट रिलीफ, इतना याद रखो, ड्रॉट रिलीफ। चौथा क्या हुआ? ओ कृषि उड़ान 2.0। कृषि उड़ान 2.0। ये लोग क्या करते हैं? यूज ऑफ एयरवेज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जो ये पीएम पीएम वाले हैं ना, वही याद रखो। वो अमूल, अरे आई मीन वो गुजरात वाले याद मत रखो, दूध वाला, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये सारे हैं। ये वाला ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया ना, तो फार्मर्स के पास पैसे कमाने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कुछ बना ही नहीं। ठीक है, खेत में कुछ उगा ही नहीं, तो वहां पे गवर्नमेंट उनको पैसा देता है रिलीफ के नाम पे, फ्री में। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है नेक्स्ट पीएम किसान। ऊपर से देखो थर्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, बराबर। ये तो पहला वाला ही है, देखो लिखा हुआ ही है। ठीक है, उसके बाद आ गया कौन सा? हो गया ना? हम्म, ये याद रखना चार। पहला कौन सा है? पीएम किसान, जो क्या कर रहा है? पेंशन फॉर फार्मर्स। दूसरा है पीएम आशा, फेयर प्राइस फॉर द फार्मर्स। देन तीसरा केएसवाई, दैट इज ड्रॉट रिलीफ। और चौथा हो गया कृषि उड़ान 2.0। ठीक है, ये सब याद रखना। फिर और एक है डी पॉइंट, देखो डी पॉइंट मिलेगा तुमको, किसान ड्रोन्स। किसान ड्रोन, ये क्या काम करता है? यूज ऑफ ड्रोन फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। जैसे देखो फार्मर्स क्या करता है, वो मेडिसिन या लिक्विड होता है ना, वो पूरे फार्म में स्प्रेड करता है, तो खुद चल के जाएगा हर जगह। और कुछ लोगों के फार्म तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो स्ट्रेस है ना उसके लिए भी, बराबर। यहाँ पे क्या होगा? ड्रोन के नीचे फिट करने का स्प्रे वाला बॉटल, बराबर, और ड्रोन पूरे फार्म में उड़ाने का, ऑटोमेटिकली पूरी जगह पे मेडिसिन स्प्रेड हो जाएगा। नहीं, इसके लिए पहले देखो, ड्रोन जो उड़ाते हैं ना, ड्रोन उड़ाना रिस्ट्रिक्टेड है इंडिया में, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। ड्रोन उड़ाना मिलिट्री, पुलिस, इनको ही अलाउड है, लेकिन उसके साथ साथ अभी फार्मर्स को भी दिया। और तुम क्या करो, ड्रोन सस्ते में लो या रेंट पे लो, और तुम ये यूज़ करो। और फार्मर्स को ये सिखाया जाता है कि ड्रोन कैसे उड़ाते हैं, क्योंकि उसका काम इजी हो रहा है। जो चीज़ वो बंदा 1-1.5 घंटे में करेगा, वो चीज़ 15-20 मिनट में हो सकती है। तो उसका टाइम कितना बचता है ना, बराबर। इसके लिए ये सब किया जाता है। चलो उसके बाद आ जाओ, ये पूरा फर्स्ट अपना हो गया प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। ये कहीं पे लिख के रखो ऐसे, कहाँ बुक में इधर उधर करते ढूंढते रहोगे।
हो गया? चलो नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 530। उसमें देखो सेकेंडरी दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। अभी उसमें देखो अभी है ना मेजर इन्वेस्टमेंट में देखो इंडिया में है ना धीरे धीरे बहुत ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लोग इंडिया में आ रहे हैं। जैसे देखो एप्पल ने भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दिया। अब आईफोन किधर बनेगा? इंडिया में बनेगा। और आईफोन इंडिया में बनेगा तो पता है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होएगा? क्या क्या? सस्ता मिलेगा। आईफोन सस्ता मिलेगा। क्योंकि देखो अभी पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी जितने भी आईफोन इंडिया में आ रहे हैं ना वो सब आउट ऑफ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और फिर हम लोग इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सोचो अगर इंडिया में ही बनेगा तो कितना कॉस्ट वाइज कम हो जाएगा। जैसे देखो ये ब्रांड सुना है टेस्ला, क्या बनाता है? हाँ, तो टेस्ला इज एक्चुअली यूएस ब्रांड। लेकिन अगर वो इंडिया में आ रहा है, उसने भी इंडिया में कंपनी रजिस्टर कर दी बेंगलोर में। अब वो जैसे ही आएगा ना वो भी क्या करेगा, इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे स्टार्ट कर देगा। तो इंडिया में टेस्ला गाड़ी बहुत सस्ता मिल जाएगा। ये सब एडवांटेज है धीरे धीरे। क्या? महिंद्रा इंडिया का है क्योंकि वो प्रीमियम गाड़ी है। हाँ, वैगनर भी है ना, वैगनर भी तो है, लेकिन वो हम नहीं देख रहे हैं। यूएस में तो बहुत सस्ता मिलता है। अरे लेकिन इंडिया में भी अभी सस्ता बन जाएगा ना। सबसे सस्ता अगर तुम देखोगे आईफोन तो तुमको वो यूएस में मिलेगा। जब आईफोन 14 इंडिया में लॉन्च हुआ था तो 1 लाख प्लस में था। वही चीज़ अगर तुम यूएस में देखोगे तो 70-80 थाउजेंड में मिल जाती थी तुमको। इतना फर्क हो जाता है। इसके लिए काफ़ी लोग यूएस जाते हैं ना तो ऐसा बोलते हैं मेरे लिए आईफोन लेके आना, क्योंकि सस्ता मिलता है ना इसके लिए। बट अब इंडिया में ही बनेगा ना आईफोन, तो सारे फ़ोन इंडिया में ही बन जाएंगे तो और कॉस्ट कम हो जाएगा फिर। जैसे देखो मर्सिडीज, BMW। मर्सिडीज इज़ अ जर्मन कंपनी। अब वो कंपनी जो गाड़ी बनाती है वो उसके मैक्सिमम चीज़ें इंडिया के बाहर ही बनती है, फिर हम लोग इंडिया में लेके आते हैं। इसके लिए मर्सिडीज का बेस प्राइस ही 35 लाख है। 35 लाख का बेसिक मॉडल है। बेसिक मॉडल मतलब एकदम गरीबों वाला सस्ता मर्सिडीज। वो भी कितने का है? 35 लाख का गाड़ी। तो सोचो तुम धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो क्या रेंज की गाड़ी मिलेगी। वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ का भी गाड़ी देता है, 3 करोड़ का भी गाड़ी है उसके पास। बट ये सब आउट ऑफ इंडिया बनता है, फिर इंडिया में हम लोग लेके आते हैं। तुम जर्मनी में जाओगे ना तो तुमको मर्सिडीज उधर बहुत सस्ता मिलेगा एज कम्पेयर टू इंडिया। ऑलमोस्ट 30 से 40 लाख का फर्क हो जाएगा, इतना सस्ता पड़ जाता है। बट आज धीरे धीरे सब कुछ इंडिया में बनना चालू हो जाएगा तो इंडिया में चीज़ें बहुत चीप हो जाएगी। इंडिया में जैसे देखो महिंद्रा गाड़ी बनाता है तो महिंद्रा का गाड़ी सस्ता है। मारुति सुजुकी इंडिया में बनाता है, इसके लिए मारुति सुजुकी इतना सस्ता है। टाटा भी इंडिया में बनाता है, इसके लिए टाटा का गाड़ी इतना सस्ता है। लेकिन जहाँ तुम आउट ऑफ इंडिया की गाड़ी देखो, MG, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, वो सबका प्राइस देखना किधर जाता है। ठीक है चलो उसके बाद देखो तो वो फर्स्ट मेजर इन्वेस्टमेंट में 3 लाइन अंडरलाइन करो, 3 नहीं 4 लाइन। वो है ना विद द हेल्प ऑफ द मेक इन इंडिया ड्राइव, वो मार्क करो। उसके बाद देखो सामने वाले पेज पे सीधा आ जाओ मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे। उसमें फर्स्ट मार्क करो, क्या लिखा देखो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स विच हैज बीन एनविज्ड द क्रिएशन ऑफ द $400 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री बाय 2025। इंडिया ने एक स्कीम निकाला, कौन सा? नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स इंडिया में सस्ते बनाए जाएंगे। लेकिन देखो एक प्रॉब्लम है, इंडिया में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनते हैं ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जैसे देखो तुम्हारे घर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आता है, खराब हो जाता है, तुम क्या करते हो? फेंक देते हो। लेकिन वो है ना, तुम जमीन में गाड़ दोगे ना, वो डीकम्पोस्ट हो जाएगा, मतलब वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एनवायरमेंट को हार्म नहीं होएगा। तुम्हारे घर पे
समझो टीवी खराब हो गया, तुम बंगार वाले को देते हो, उसका वो क्या करता है, क्योंकि उसका तो कुछ यूज ही नहीं है। हाँ, बट जो पार्ट चलता होएगा वो, और जो पार्ट नहीं चल रहा है उसको वो क्या करेगा। बट देखो पता है कुछ चीजें ऐसी है ना, जैसे देखो प्लास्टिक, प्लास्टिक एक बार बन गया ना, तुम उसको डीकम्पोज नहीं कर सकते। पता है प्लास्टिक को डीकम्पोज करने में कितना साल लगता है? 400 साल। 400 साल बाद वो डीकम्पोस्ट होएगा 100% तरीके से, मतलब 400 साल तक वो क्या कर रहा है, वो एनवायरमेंट में रहेगा। और 400 साल तक और कितने प्लास्टिक ऐड होते जाएंगे। तो सोचो प्लास्टिक कितना हार्मफुल है। जो चीज़ तुम नेचर में डिस्ट्रॉय कर दोगे और नेचर को इम्पैक्ट नहीं करता है ना, वो सही है। लेकिन आज तुम कुछ कंट्रीज में जाओगे ना, जैसे अपने यहाँ पे गुजरात में एक प्लेस है, नेम ऑफ द प्लेस इज अलंग, सुना है नाम? अलंग करके एक प्लेस है, अलंग, ALANG। वो है ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप को डिस्ट्रॉय करने का प्लेस है। मतलब जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है ना, टाइटेनिक की साइज की, जब भंगार हो जाता है ना, चलने लायक नहीं होता है ना, वो सब कंट्री क्या करता है, सब इंडिया भेजता है। फिर इंडिया में वो पूरी शिप को तोड़ते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं उसको, उसमें से एक एक चीज़ निकालते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, जो भी मेटल निकला, स्टील निकला, वो सब भंगार के भाव में बेच देते हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं बिकती है ना, वो सब गुजरात के उधर ही पड़ी रहती है, और उधर है ना अभी ढेर लग रहा है धीरे धीरे। और ये चीज़ ऐसी है ना जो डिकम्पोस्ट नहीं हो रही है और कोई खरीद नहीं रहा है। तो इंडिया में एक हद तक कचरा भी तो जमा हो रहा है ना। आज अलंग पैसा कमा रहा है, भंगार बेच बेच के पैसा कमा रहा है, लेकिन जो बिक रहा है उसमें पैसा बन रहा है, जो बिक नहीं रहा है उसका क्या। अभी जैसे टायर्स है समझो, वो उधर है, तो इतने टायर्स आते हैं, उसको तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो वो तो ढेर लग रहा है उधर। तो इसको खराब, ये तो कैसे होएगा। अभी धीरे धीरे पता है लोग चीज़ें बनाते हैं, वेस्ट में से बेस्ट चीज़ बनाना, बराबर। अब ये सब चीज़ें लोग करते हैं। मैं एक जयपुर में एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट में गया था ना, उन्होंने क्या किया पता है, रेस्टोरेंट के अंदर सब है ना प्लांट्स लगाए। प्लांट्स पता है कैसे लगाए, टायर होता है ना, तो टायर को है ना ऐसा हाफ कर देते हैं, समझो ये टायर है, तो उसको हाफ किया तो ऐसा बन गया। अब ऐसा बन गया ना, फिर इसमें प्लांट्स लगाते हैं वो लोग, क्योंकि टायर का यूज क्या है खराब होने के बाद, कुछ नहीं, तो वो लोग ऐसे यूज कर रहे हैं। बोलते ना अदरवाइज तो ये कचरा है, बट कचरे को भी बेस्ट तरीके से यूज करने को आना चाहिए। अब वो चीजें इंडिया में चल रही है, नहीं तो ये सब तो यही ऐसा का कचरा ऐसा ही रहेगा। तुम बोलोगे टायर को जला दो, टायर जला डालेगे तो एयर पोल्यूशन कितना होएगा, वो जला नहीं सकते। उसको मैं डिकम्पोज नहीं कर सकता, उसको मैं रीयूज नहीं कर सकता, तो मैं करूँ क्या, फिर ऐसा सब करना पड़ेगा मेरे को। तो ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे इंडिया में बहुत स्टार्ट हो रही है, बराबर। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है नेक्स्ट मार्क करो, नेक्स्ट पेज पे देखो। हाँ नेक्स्ट पेज पे देखो, फर्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन टॉक विद द स्टेक होल्डर फर्दर इज फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस अंडर ऑटोमेटिक रूट टू 51% फ्रॉम द करंट 49%। ये परसेंटेज अंडरलाइन करो। FDI डिफेंस में कितना परसेंटेज अलाउड है, 49। बाजू में ना इतना सेंटेंस नहीं पढ़ना है ना, ऐसा लिख दो, FDI इन डिफेंस इज 49%। FDI in defense is 49%। जैसे देखो आज इंडिया पता है सबसे बड़ा बायर है वॉर इक्विपमेंट खरीदने में, हम सेकेंड या थर्ड रैंक पे आते हैं। क्यों, इतना क्यों खरीदते हैं हम, क्योंकि अपने नेबर्स मस्त है। एक साइड पाकिस्तान है, अफगानिस्तान नहीं है रे, नेपाल से साथ वॉर नहीं करते, एक साइड चाइना है, तो सब ऐसे महान लोग हैं ना अपने आजू बाजू,
श्रीलंका के साथ वॉर नहीं होता है अपना, बट ये दो कंट्री पाकिस्तान एंड चाइना, उनसे फाइट कभी भी हो सकता है, तो हम वॉर इक्विपमेंट इतना खरीदते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, हम जितने भी वॉर इक्विपमेंट खरीदते हैं ना, 90% वॉर इक्विपमेंट है ना हम इंपोर्ट करते हैं, खाली 10% इंडिया में बनता है। तो सोचो कितना खर्चा कर रहे हैं हम लोग। हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं रशिया, यूएस से, रशिया, यूएसए, इजराइल, इटली, जर्मनी, ये सब कंट्री से हम बहुत ज़्यादा वॉर इक्विपमेंट खरीदते हैं। स्पेन से नहीं खरीदते हम। अब जैसे देखो, हमने बीच में वो फाइटर प्लेन्स खरीदे थे रफाल, ठीक है, तो वो हमने फ्रांस से खरीदा। एक फाइटर प्लेन ऑन एन एवरेज 25,000 करोड़ का है। ऐसे हमने 10 खरीदे, 8 या 10 खरीदे। सोचो कितना खर्चा कर रहे हैं हम, बराबर। हम बुलेट्स खरीदते हैं रशिया से, हम राइफल खरीदते हैं रशिया से, हम टैंक खरीदते हैं जापान से, हम हेलीकॉप्टर खरीदते हैं यूएसए से। मतलब हम सब बस खरीद ही रहे, क्योंकि पैसा ही इतना जा रहा है ना। और हम क्या बना रहे हैं, हम हमारे पास यही है, हम जो एयरक्राफ्ट है ना, तेजस करके एक एयरक्राफ्ट है, बस हम खाली वो एक ही बनाते हैं, बाकी हम सब चीज़ खरीद रहे हैं। तो सोचो कितना खर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो डिफेंस इंडिया का बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, बिकॉज अपने पास नेबर्स वैसे है। इंडिया में देखो, वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा कहीं टेररिस्ट अटैक होते हैं तो टॉप 5 में इंडिया आता है। लास्ट कुछ साल से तो बंद हो चुके हैं, बट अदरवाइज देखो इंडिया में अटैक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ को हैंडल करने के लिए इंडिया को क्या चाहिए, वेपन्स। और वेपन्स में पैसा बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए धीरे धीरे इंडिया में क्या हो रहा है, फॉरेन कंपनीज को हम परमिशन दे रहे हैं, तुम इधर ही आके गन वन बना लो, सो दैट हम इजीली तुमसे खरीद लेंगे। रशिया ने तो यूपी या बिहार में राइफल का फैक्ट्री लगा दिया है। तो अभी इंडिया में राइफल बनेगा, फिर हम खुद भी रखेंगे और हम फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि डिफेंस में इंडिया का खर्चा बहुत ज़्यादा है। हाईएस्ट बजट हम लोग डिफेंस में डाल देते, ऑल थैंक्स टू अपने नेबर्स, बराबर। इंडिया से फिलीपींस खरीदता है, देन श्रीलंका खरीदता है, नेपाल खरीदता है। हम अपने से छोटे छोटे कंट्रियों को बेचते हैं। मैं जाके यूएस को नहीं बेच पाएगा, यूएस वाला बोलेगा तेरे से अच्छा तो मैं बना लेगा, तो मेरे को नहीं चाहिए। चाइना से तो हम लेंगे ही नहीं, मतलब हम उससे वॉर इक्विपमेंट खरीदेंगे तो वो बोलेगा हाँ हाँ मेरे से ही गन लेके जा और मेरे पे ही फायरिंग करना तू, वो हमसे कभी देगा नहीं। हम पाकिस्तान से लेंगे नहीं, पाकिस्तान वैसे भी कुछ बनाता नहीं है, तो हम उनसे भी नहीं लेंगे। तो जो वो चाइना से सबसे ज़्यादा लेता है, चाइना और यूएस। यूएस को सिंपल एक ही चीज़ है, बिजनेस डील है ना। यूएस का सिंपल फंडा है, सबको वॉर इक्विपमेंट बेचो, सबको बेचो, सबको बेचने का। इंडिया बोलेगा तो इंडिया से भी बेचने का, पाकिस्तान बोलेगा पाकिस्तान को भी बेचने का, जापान को भी, वो सबको बेचेगा एक्सेप्ट चाइना। वो चाइना को छोड़ के सबको बेचेगा वो, क्योंकि उसका चाइना से बहुत प्रॉब्लम है, वो चाइना को कभी नहीं बेचेगा। बट यूएस तो ऐसा चाहता है, उसको तो ऐसा है वॉर करो तुम लोग। क्यों? तुम वॉर करोगे तो इक्विपमेंट यूज होगे, गन्स वंस लगेगा ना, तो लेके जाना मेरे से, मैं तुमको डिस्काउंट पे भी देगा। उसका तो यही फंडा है, उसको तो चाहिए। वो जब भी आएगा ना कि मैं झगड़ा सॉल्व कराता हूँ, उसको कोई कंट्री झगड़ा सॉल्व करने के लिए नहीं बुलाएगा, क्योंकि वो आएगा ना, वो झगड़ा सॉल्व करने के बदले बढ़ा के जाएगा, और वो कभी उसको कोई नहीं बुलाता है। जैसे बीच में इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर को लेके बहुत इश्यू हुआ था, तो उस टाइम पे कश्मीर को लेके इंडिया ने, यूएस ने ऐसा बोला था अगर इंडिया चाहता है तो यूएस से आके समझा सकता है और मैटर को सॉल्व कर सकता है। इंडिया ने बोला वो हमारा और पाकिस्तान का है ना, हम देख लेंगे, तेरी ज़रूरत नहीं है हमको। क्योंकि वो आएगा ना, वो तो भड़का के जाएगा, वो तो पाकिस्तान को बोलेगा शिट तेरे को ऐसा बोला, इंडिया को बोलेगा शिट तेरे को ऐसा बोला, तो वॉर होता भी नहीं रहेगा ना, तो भी साला वॉर हो जाएगा। इसके लिए उसको कभी कोई नहीं बुलाता, क्योंकि वो कांडी लगाने वाले बहुत काम करता है। बट ये सब लोग क्या है, इनको सिंपल एक ही चीज़ है, बिजनेस। कंट्री खरीदेगा, करोड़ों में पैसा मिलता है, और सही है ना। इजराइल कभी ऐसा नहीं करता है, रशिया कभी ऐसा नहीं करता है, लेकिन यूएस यही करता है।
सोचो ना, हम उनसे हेलीकॉप्टर्स खरीदते हैं, एक हेलीकॉप्टर का कॉस्ट क्या जाता है, फिर भी हम खरीद ही रहे हैं ना, क्योंकि हमको ज़रूरत है। ठीक है, चलो उसके बाद मार्क करो। सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज एफडीआई इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रूट फ्रॉम 49 टू 74%, ये अंडरलाइन करो। चलो उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट इज, नीचे का कुछ भी मत पढ़ना। ये सब कुछ भी मत करो, 532 533 में और कुछ भी मत पढ़ना। अच्छा एक काम करो, मैं एक लिस्ट लिखवा रहा हूँ, वो लिख लो। कहाँ पे लिखोगे? पिक्चर पेज खाली दिख रहा है? हाँ, जिधर भी जगह मिले लिख लो, या तो बुक में लिख लो। टाइटल दो, एफडीआई सेक्टर, सॉरी एफडीआई परसेंटेज, एफडीआई परसेंटेज इन डिफरेंट सेक्टर। एफडीआई क्या होता है ना, वो मैं तुमको बताता हूँ एकदम डिटेल में, पहले ये टेबल लिख लो। तो एक साइड सेक्टर का नाम लिखना है, एक साइड परसेंटेज लिखना है, ठीक है। पहला लिखो एग्रीकल्चर, सामने लिखो 100%। फिर लिखो पेट्रोल 100%। नेक्स्ट मोबाइल 100%। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री 26%। 26। टेलीकॉम इंडस्ट्री 100%। रिटेल स्टोर 51%। बैंक 74%। मेडिसिन 100%। उसके बाद इंश्योरेंस 49%। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग 74%। देखो ये सब परसेंटेज है, इतने सब परसेंटेज अलाउड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बराबर। ये सब वो परसेंटेज है जो फॉरेनर्स तुम्हारे कंट्री में ये सब इंडस्ट्री में क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है कि ये जो मैंने बोला ना एफडीआई एफआईआई ये सब होता क्या है, तो वो लिख लो, लेकिन एकदम अच्छे से जगह बुक में लिखो, क्योंकि ये बुक में बहुत डिटेल में और बहुत बेकार दिया है, लेकिन मैं तुमको थोड़ा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में करके दिखा रहा हूँ। वही है। अच्छा देखो, पहले देख लो पूरा टेबल, फिर आराम से लिखना। तीन कंसेप्ट है इसमें, एक है एफआईआई, एक है एफडीआई और एक है एफपीआई, ठीक है। सबका फुल फॉर्म देख लो क्या है। सबसे पहले फुल फॉर्म ये है फॉरेन
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। देन दूसरा होता है नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेचर ऑफ इन्वेस्टर, यहां पे होएगा कंपनी या तो बैंक्स या पेंशन फंड्स, पेंशन अथॉरिटी, इधर होती है कंपनीज और इधर होते हैं इंडिविजुअल्स। तीसरा होता है साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ह्यूज, मीडियम, स्मॉल। पहले देखो ये तीन का है ना कंसेप्ट समझो। समझो फॉरेन की कोई बैंक है, ठीक है, उसको उठा, उठ रे। समझो फॉरेन की कोई बैंक है, जैसे यूएस की एक बैंक है फेडरल बैंक। तो जो फेडरल बैंक है ना, वो क्या सोचता है कि इंडिया में है ना पैसा इन्वेस्ट करने जैसा है शेयर मार्केट में, ठीक है, क्योंकि इंडियन शेयर मार्केट में प्रॉफिट अच्छा मिलता है। तो यूएस की फेडरल बैंक ने ना इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर दिया विद इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। अब मेरे को एक बात बताओ, बैंक जब इन्वेस्ट करेगा 1-2 करोड़ करेगा कि बहुत तगड़ा अमाउंट करेगा? तगड़ा अमाउंट। तो इन लोग का जो इन्वेस्टमेंट साइज होता है ना, ऑन एन एवरेज 1000 करोड़ के आसपास होता है। तो एक साथ कितना पैसा इंडिया में आ रहा है? 1000 करोड़ शेयर मार्केट में आता है। अभी जैसे देखो होता क्या है शेयर मार्केट में, ये लोग कैसे बैंड बजा देते हैं इंडियंस की। समझो टीसीएस सुना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा की एक कंपनी है। समझो टाटा की एक कंपनी है टीसीएस। ये एफआईआई को क्या लगता है पता है? कि टाटा है ना बहुत पैसा कमाएगा मस्त। टाटा का अब भी शेयर का भाव है ना, समझो 280 रुपया है। एक शेयर का भाव कितना है? 280 रुपया। ये क्या करेगा पता है? एक साथ इन्वेस्ट करेगा कितना? 1000 करोड़ और टाटा के शेयर खरीदेगा। सडनली मार्केट में क्या न्यूज आ गया कि फॉरेन की एक बैंक ने टाटा में कितने इन्वेस्ट कर दिए, कितने शेयर खरीदे? 1000 करोड़ के शेयर खरीदे। ये न्यूज जैसे ही स्प्रेड होएगा, ये कंपनी के शेयर का भाव बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ जाएगा। समझो 280 का हो गया 400। अब जैसे ही 400 होएगा, ये भाई साहब क्या करेगा पता है? वो बेच देगा और निकल जाएगा। जैसे कि इजी कैलकुलेशन बताता हूं। जैसे देखो समझो 100 रुपए का प्राइस है, इसने कितना इन्वेस्ट किया? 1000। 100 से जंप मार के कितना हो गया? 400। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया 4000 करोड़। और जैसे ही 4000 करोड़ गया ना, ये भाई साहब क्या करेगा? फॉरेन का बैंक एक साथ सारे शेयर्स बेच देगा और पैसा निकाल लेगा। 1000 से कितना हो गया? कितने का प्रॉफिट? 3000 करोड़ का प्रॉफिट। सही है। लेकिन ये कौन करता? कौन है? खाली फॉरेन की कंपनी, उधर की बैंक, पेंशन अथॉरिटी, ये लोग करते। और ये लोग जब करेंगे ना, सीधा इतना अमाउंट होएगा 800 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ एक साथ इंडिया के मार्केट में आता है। अब अपन इंडियन गरीब लोग पता है क्या सोचते हैं? 100 रुपए का शेयर किसने खरीदा? एफआईआई ने। वो क्या कर रहा है? एक साथ 1000 करोड़ डालेगा। मार्केट में न्यूज क्या फैल गया? अरे एफआईआई ने ना, कोई तो एफआईआई है, उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 1000 करोड़। मैं पूछूंगा कौन सा शेयर खरीदा? वो बोलेगा टीसीएस। तो टीसीएस का सडनली डिमांड बढ़ गया, लेकिन टीसीएस शेयर्स की सप्लाई तो उतनी ही है। तो डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो गया, तो प्राइस हाई हो गया। तो 100 का हो जाएगा 400। तो मैं 200-250 में खरीदेगा, फिर मैं 400 तक रुकेगा, ये भाई साहब 400 में निकल भी लेगा।
मैं सोच रहेगा 400 का 500 होएगा ना, पक्का बेच देगा। और जैसे ये निकल गया, अब उल्टा होएगा, डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ गई, क्योंकि इसने एक साथ बेच दिया, तो प्राइस मैं सीधा 400 से आ जाएगा 50 पे, मैं रास्ते पे आ गया, वो करोड़पति हो गया। ये कौन कर सकता है? एफआईआई। क्योंकि एफआईआई जब इन्वेस्ट करते ना, एक साथ तगड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और एक साथ निकालते ना तो तगड़ा प्रॉफिट के साथ लेके जाते हैं। बराबर। अब ये है ना, इंडियन शेयर मार्केट को हिला देते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट इन लोग के लिए बहुत तगड़े रूल्स बनाता है, क्योंकि नहीं तो वो लोग इंडिया में आके ऐसा लूट लूट के चले जाएंगे, ऐसा ना हो इसके लिए रूल्स बनाते फिर। ठीक है, अभी देखो वैसा ही एक है जिसका दूसरा है, उसको बोलते हैं एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक कंपनी करता है दूसरी कंपनी में। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, किसने किया है ये? फेसबुक इन्वेस्टेड इन जियो। फेसबुक ने क्या किया पता है? 2020 अप्रैल में जब लॉकडाउन था ना, फेसबुक ने जियो में 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किया। कितना? 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किए एक साथ। अब जियो में पैसा इन्वेस्ट करने का उसका लॉजिक क्या है? वो ये नहीं करेगा, इन्वेस्ट किया, प्राइस बढ़ गया, बेच के निकल गया, वो ये नहीं कर रहा है। इन लोग दोनों का है ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसा है पता है? फेसबुक ने पैसा दिया 10,000 करोड़ और सामने 10% शेयर खरीदा, और क्या बोला? तुमको जितनी भी टेक्नोलॉजिकल हेल्प चाहिए ना, फेसबुक देगा। जितना तुमको इंजीनियर्स चाहिए ना, अच्छी अच्छी फील्ड वाले, फेसबुक देगा। ये एक चीज और इसने भी किया है, टाटा एंड जैगुआर ने। जैगुआर सुना है? गाड़ी का ब्रांड। तो जैगुआर ने है ना इन्वेस्टमेंट किया है टाटा के अंदर अच्छा खासा। बराबर। तो जब इन्वेस्टमेंट किया था ना, एक ही चीज था कि टाटा की जो कंपनी है उसको जैगुआर की लेवल पे हम लेके आएंगे। देखो फेसबुक और जियो ज्यादा पावरफुल है फेसबुक। तो फेसबुक क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा कंपनी का डेवलपमेंट मैं करके दिखाऊंगा, तुमको आगे मैं लेके आएगा। पैसा चाहिए मैं पैसा भी दूंगा, टेक्नोलॉजिकल हेल्प चाहिए वो भी मैं दूंगा, एडवाइस चाहिए वो भी मैं दूंगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का इंटेंशन खाली प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, प्रॉफिट के साथ साथ जिस कंपनी में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उसको ग्रोथ कराना भी होता है। लेकिन एफआईआई खाली किस चीज के लिए आया था? एफआईआई ओनली इंटेंशन प्रॉफिट। इधर ऐसा इंटेंशन खाली प्रॉफिट का नहीं होता है। तो ये चीज याद रखना कि पॉइंट नंबर 4 में मोटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, इधर क्या होता है? ओनली प्रॉफिट। इधर प्रॉफिट विथ अपग्रेडेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, अब इधर कौन होते हैं? इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सबसे छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करता है। जैसे समझो रोनाल्डो है, रोनाल्डो पता है फुटबॉलर, उसको ऐसा लगता है ना कि इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, 5 लाख रुपया डालता हूं। मेरे को एक बात बताओ, रोनाल्डो 5 लाख रुपया डालेगा तो शेयर मार्केट हिल जाएगा? 5 लाख से शेयर मार्केट हिलता है कभी? हिलाने के लिए ना कम से कम इतना पैसा चाहिए। जैसे समझो फॉरेन का ये है, कोई क्रिकेटर है, उसको ऐसा लगता है इंडिया में बहुत अच्छा पैसा मिलता है शेयर मार्केट में। तो समझो जैसे वो मलिंगा था बॉलर, उसने इंडिया की शेयर मार्केट में पैसा लगाया 10 लाख रुपया। मेरे को एक बात बताओ, वो 10 लाख से शेयर मार्केट हिल गया, अल्लाह मलिंगा ने पैसा डाला, हो रहा है कुछ? बट वो मलिंगा पैसा क्यों डाल रहा है? विद इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। तो यहां पे भी खाली क्या इंटेंशन होता है? ओनली प्रॉफिट। लेकिन देखो यहां पे अमाउंट ऑन एन एवरेज कितना है? 1000 करोड़ है। यहां पे इन्वेस्टमेंट प्लस हेल्प दोनों होती है। यहां पे स्मॉल अमाउंट होता है, जैसे समझो लेस देन 2 to 3 करोड़,
इतना ही इन्वेस्टमेंट होता है। इसके लिए सबसे कम इन्वेस्टमेंट इधर, उससे ज्यादा इधर, सबसे ज्यादा इधर। समझा? अच्छा, देन ड्यूरेशन। ये जो इन्वेस्टमेंट करेगा ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए करेगा। आज 100 रुपये में डाला, कल 150 रुपया हो गया, निकलो, मिल गया ना एक शेयर पे 50 रुपया, बस हो गया। ये जो पैसा डाला इसने, शॉर्ट टर्म के लिए डाला कि लॉन्ग टर्म के लिए डाला? तुम किसी कंपनी का उद्धार करके दे रहे हो, तो शॉर्ट टर्म में होएगा कि टाइम लगेगा उसको? हाँ, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है। और तुम्हारे मेरे जैसे गरीब लोग, तुमने आज एक शेयर खरीदा 100 रुपये में, कल 200 हो गया, तुम बेच दोगे कि रुकोगे? 2 दिन में बेच दोगे। हाँ, क्योंकि अपने को वही चाहिए। ये भी हो गया शॉर्ट टर्म। समझा ये चीज? बराबर। पहले इतना लिख लो।
ये टेबल अच्छे से पढ़ना, इसमें देखो तुम्हारा कितने पेज हो गए। पेज 550 पे आओ। हाँ 550 में देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया टाइप एंड फ्लोज है, मिला? वहां से लेके पेज 551 552 ये पूरा हो गया ये टेबल में। चलो नेक्स्ट आ जाओ, पेज नंबर सीधा आ जाओ, पेज नंबर 534 टर्शरी सेक्टर। देखो टर्शरी सेक्टर दैट इज सर्विस सेक्टर। इसमें देखो सबसे ज्यादा आजकल इंडिया है ना टर्शरी सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देता है, बिकॉज टर्शरी सेक्टर का एक फायदा है। अगर मैं जितना 10 साल में एग्रीकल्चर में कमाऊंगा ना, उतना ही 3 साल में मैं सर्विस में कमा लूंगा। मतलब जितना 10 साल में मैंने एग्रीकल्चर से कमाया, उतना मैं 3 साल से सर्विस सेक्टर से कमाएगा। तो बेटर क्या हुआ? तो इसके लिए आजकल पब्लिक है ना सर्विस सेक्टर में घुस रहा है। एग्रीकल्चर में पता है कैसा है, मेहनत बहुत है, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत है, सर्विस में मेहनत भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, और तुम पैसा भी कमा सकते हो। जैसे देखो कोचिंग क्लासेस, अगर मैं क्वालिफाइड हो गया, मैं तुमको पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं तुमसे फीस लिया, सर्विस सेक्टर कितना मेहनत लगा, एग्रीकल्चर जितना तो नहीं, इंडस्ट्री जितना तो नहीं, बस ना एक रूम ले लिया, सेटअप लगा दिया, तुमको बिठा के पढ़ा के पैसा लिया, हो गया। तो कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा मिलता है कौन से सेक्टर में? सर्विस सेक्टर में। होटल इंडस्ट्री देखो, फूड बिजनेस, तो फूड बिजनेस क्या है, मतलब ये पूरा तुम कैफे एफे जाते हो, स्टारबक्स, सीसीडी, ये पूरा सर्विस इंडस्ट्री है ना। और फूड बिजनेस देखना इंडिया में कभी डाउनफॉल नहीं होता है, सब मतलब वो ऑल सीजन बिजनेस है। कुछ बिजनेस कैसा होता है, सीजनल होता है। जैसे शादी के कपड़ों का बिजनेस देखना, तो दिवाली के बाद चलता है, तो दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये दिवाली सीजन है, तब तक तगड़ा चलेगा। अब गर्मी में भी थोड़ा चलता है, लेकिन बारिश में तो शादी कोई करता ही नहीं है, तो उस टाइम पे डाउनफॉल मतलब बहुत कम हो जाता है ना एज कम्पेयर टू ठंडी की सीजन में, बराबर। देन जैसे देखो कुछ फूड प्रोडक्ट्स है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, ये एक ऐसा बिजनेस है ना, लोग ठंडी में ज्यादा खाते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि ठंडी में ड्राई फ्रूट बॉडी को सूट करता है। नो डाउट कुछ लोग रेगुलर भी खाते हैं, बट ये सब चीजें ना ठंडी में बहुत ज्यादा चलती है। निविया क्रीम का बिजनेस तुमको ठंडी में ज्यादा दिखेगा, क्योंकि ठंडी में वो स्किन वैसी होती है, गर्मी में कौन निविया क्रीम घिसता है, कोई नहीं यूज करता है। तो कुछ प्रोडक्ट कुछ इंडस्ट्री में कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे चलता है। और सर्विस सेक्टर एक कैसा है ना, ग्रोथ फास्ट है, पैसा ज्यादा मिलता है, और इन्वेस्टमेंट सबसे कम इन्वेस्टमेंट होता है। इसके लिए इंडिया में सर्विस सेक्टर आजकल बहुत ज्यादा चलता है, बराबर। और क्या क्या सर्विस के नाम पे दे रहे, जिम, होटल, स्पा, एजुकेशन, वीडियो गेम्स, बराबर। अब तुम बॉलिंग करने जाते हो मॉल में, सर्विस इंडस्ट्री, क्या पैसा कमा रहे वो लोग, एक टाइम का इन्वेस्टमेंट करके रख दिया, फिर बॉलिंग करने पे देखो एक एक जन का 200-200 रुपये टिकट का चार्ज लेते हैं। ये सब क्या है, सर्विस इंडस्ट्री है। एस्टेट एजेंट्स जो होते हैं, घर दिखाते हैं, वो भी क्या है, सर्विस इंडस्ट्री है। जैसे कार की सर्विस, ओला उबर, ये भी क्या है, सर्विस इंडस्ट्री है। ये सब सर्विस इंडस्ट्री है ना। और सर्विस इंडस्ट्री में एक चीज़ है, कम इन्वेस्टमेंट में पैसा अच्छा मिल जाता है, और वो भी ज़्यादा पैसा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर, ठीक है। तो इसमें आ जाओ, सबसे पहले गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे आओ डायरेक्टली, बीच का कुछ भी मत पढ़ना। उसमें देखो सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, उसको शॉर्ट में बोलते हैं SEIS। ये स्कीम में देखो क्या है, एम एट प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज फ्रॉम इंडिया बाय प्रोवाइडिंग ड्यूटी स्क्रिप्ट क्रेडिट फॉर द एलिजिबल एक्सपोर्ट। देखो आजकल काफी सारे लोग है ना एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे गुड्स बनाते हैं और आउट ऑफ इंडिया भेज देते हैं। अब गवर्नमेंट को देखो एक चीज सबसे बड़ा क्या लगता है पता है, अगर मैं गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करके देता हूँ ना, तो मैं फॉरेन रेवेन्यू कमा के दे रहा हूँ। तो गवर्नमेंट मेरे को अलग अलग स्कीम के अंडर अलग अलग टाइप के बेनिफिट देते हैं, जिसमें फर्स्ट ये बेनिफिट हो गया सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम।
जिसमें गवर्नमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी देगा, मेरे को लोन देगा, और वो भी लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, जो मेरे लिए बहुत एडवांटेज है। दूसरा देखो, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, उसमें ना 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया, सिक्योर इंडिया। कनेक्ट इंडिया का मतलब देखो क्या था, क्रिएटिंग रोबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो हम लोग है ना मेट्रो सिटी में रहते हैं ना, तो हमको इसके लिए पता नहीं है, लेकिन तुम गांव साइड जाओ, देखो नेटवर्क इश्यू कितने होते हैं, इंटरनेट इश्यूज कितने होते हैं। तो डिजिटल इंडिया की ये जो पॉलिसी है, डिजिटल पॉलिसी 2018, उसमें गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है कि एक पर्टिकुलर ईयर तक ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट इंटरनेट सर्विस आ जाएगा। आज तुम देखो 5G लॉन्च हो गया है, बट 5G सब जगह नहीं है, सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही है, बाकी के सिटीज़ में आज भी 5G नहीं है। धीरे धीरे करके 5G हर सिटी में आ जाएगा, धीरे धीरे करके हर विलेज में भी 5G आएगा। आज तुम देखोगे ना, कुछ गांव में तो इंटरनेट ही नहीं चलता है, कुछ एरिया में तो इंटरनेट ही मर जाता है, बराबर। जैसे अभी मैं कहाँ गया था, हाँ मैं कच्छ गया था। कच्छ में ना एक जगह है, उसका नाम है रोड टू हेवन, वो जगह को ही बोलते हैं उसको, रोड टू हेवन बोलते हैं। तुम वो एरिया में जाओगे ना, सब नेटवर्क बंद, एक भी नेटवर्क नहीं चलेगा, इनफैक्ट जियो भी नहीं चलता है उधर। बस उधर नेटवर्क सेटअप ही नहीं हुआ है, अब तक डेवलप ही नहीं हुआ है वो इतना एरिया। उसको नाम इसके लिए दिया है क्योंकि कैसा है ना, ये साइड समंदर, ये साइड समंदर, बीच में रास्ता, और वो रास्ता पूरा बनाया हुआ है, 25 किलोमीटर का ब्रिज है। ब्रिज मतलब समझो ना कि रास्ता जैसा ही बनाया 25 किलोमीटर का। और वो दो साइड जो समंदर है ना, वो समंदर भी पता है कैसा है, धीरे धीरे उसका पानी सूख रहा है, तो वाइट डेजर्ट बोलते हैं ना, सफ़ेद रण, वो है उधर पूरा। तो इधर पूरा सफ़ेद रण, दोनों साइड थोड़ा थोड़ा पानी है कुछ कुछ एरिया में, और बीच में रास्ता है 25 किलोमीटर का। उसमें से तुम बाइक चलाओ, गाड़ी चलाओ, वैसे तुम देखोगे ना दूर दूर तक तुमको समंदर ही दिखेगा, और पूरा वाइट और ब्लू ये सॉल्ट पैन दिखेंगे, और तुमको कोई दिखेगा भी नहीं उस पर। उसके लिए उसको बोलते हैं रोड टू हेवन, नाम ही रखा है उसका। बट उधर नेटवर्क ज़ीरो नेटवर्क, तुम्हारा गाड़ी उधर बंद हो गया, अटक गया, गए, तुम किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकते। तो ऐसे सब एरियाज़ में आज भी इंटरनेट नहीं है। तुम जो बॉर्डर्स है ना, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर्स, वो गांव के एरिया में जाओगे ना, उधर भी इंटरनेट नहीं होता है, उधर तो नेटवर्क ही नहीं होता है, इंटरनेट छोड़ो। तो वो भी प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए धीरे धीरे इंडिया ये चीज़ डेवलप कर रहा है। दूसरा क्या कर रहे हैं, प्रोपेल इंडिया, एनेबलिंग नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी इन द सर्विस थ्रू द इन्वेस्टमेंट इनोवेशन इन IPR जनरेशन, कि धीरे धीरे आने वाला जनरेशन चाहे वो कहीं पे भी पैदा हो, उसको बेस्ट इंटरनेट सर्विस मिलना चाहिए। एंड तीसरा सिक्योर इंडिया। लेकिन देखो एक प्रॉब्लम ये भी है, आजकल हम जितना डिजिटल यूज कर रहे हैं ना, उतना सिक्योरिटी भी प्रॉब्लम है। तुम तुम्हारा फोन लॉक खोल के किसी को हाथ में दे सकते हो, अननोन पर्सन को, क्यों? प्राइवेसी हो गया, प्लस दूसरा तुम्हारे ऐप पे ना आजकल हर चीज बैंक अकाउंट लिंक है, इधर किधर कुछ भी जाके कर दिया ना, तुमको फटका लग जाएगा। तो खाली इंटरनेट डेवलप करना इज नॉट द ओनली बेनिफिट, इंटरनेट सेफ भी होना चाहिए। अदरवाइज देखो, आज तुमने जी पे किसी को QR कोड स्कैन करके पे किया, क्यों? वो पासवर्ड पूछ रहा है, सिक्योरिटी। अदरवाइज तो सोचो इसका फोन मेरे हाथ में आ गया, मैंने QR कोड स्कैन किया, अमाउंट डाला, सेंड हो गया, सिक्योरिटी है ही नहीं। तो सोचो किसी का फोन चोरी हो जाएगा तो। आज ATM कार्ड है, उसमें भी पासवर्ड क्यों है? सिक्योरिटी रीजन है ना। अदरवाइज मेरा कार्ड तुम्हारे हाथ में आ गया, तुम ऐसे ही स्वाइप मारोगे, अकाउंट में से मेरे पैसा उड़ गए, तो सिक्योरिटी क्या है? कुछ भी नहीं ना। इसके लिए सब सिक्योरिटीज है। अभी धीरे धीरे देखो आने वाले 10 साल में सिक्योरिटी लेवल किधर चला जाएगा। अभी क्या हो रहा है पता है, तुम कार्ड स्वाइप करवाते हो ना, डेबिट कार्ड, तो पिन मांगता है ना, धीरे धीरे पता है क्या आएगा, फिंगर सेंसर आएगा उसमें। तो तुमको कार्ड स्वैप मारेगा ना, फिर उसमें फिंगर सेंसर डालना है तुमको, तो ही वो पेमेंट होएगा, तब तक वो भी नहीं होएगा। बिकॉज पिन तो पता है कैसा हो गया, मैंने इसको मेरा पिन पता है, तो कल ही मेरा कार्ड ढाप के लेके गई तो मेरा कार्ड यूज कर लेगी, लेकिन फिंगर सेंसर है तो
नहीं हो सकता है, फिर तुम्हारा ही कार्ड बनाओ, वो यूज नहीं हो सकता है। सिक्योरिटी है ना, जैसे तेरा जेन्यून चीज है लेकिन कार्ड चोरी हो गया तो फिर क्या। हाँ, और बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, मतलब कैसा होता है ना, किसी का पासवर्ड तुमको पता चल गया, जैसे देखो तुमको तुम्हारे मम्मी डैडी का पासवर्ड पता होगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का, वो तो चलो तुम अच्छे हो, तुम मिसयूज नहीं कर रहे हो, कर लिया तो। अब भी देखो, मैंने 2 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ा, यूएस में एक लड़की ने, 8 या 10 साल की लड़की ने, कोई तो शॉपिंग ऐप डाउनलोड किया, उसकी मॉम, मतलब डाउनलोडेड था उसकी मम्मी के फ़ोन में, उसने कार्ड का इंफॉर्मेशन डाल डाल के शॉपिंग किया, टॉयज खरीदे, कितने के पता है, 2.5 लाख रुपए के। हाँ, उसका मम्मा का फ़ोन उसके हाथ में है ना, मम्मी ने फ़ोन खेलने दिया था, ये मैडम ने 2.5 लाख का शॉपिंग कर डाला, टॉयज खरीदे 2.5 लाख रुपए के, इमेजिन करो। हाँ, जब आया तब उसकी माँ को पता चला, और ऐसा नहीं कैश ऑन डिलीवरी था, कार्ड से पेमेंट हो चुका है। हाँ, तुमको ऐसा लगता है, मेरे घर पे जो 5 साल का मेरा भाई का लड़का है ना, उसको देखो क्या नॉलेज है। तुम यूट्यूब है ना, अपने को तो देखो अभी, चलो अपने को पता है, वो बंदा यूट्यूब कैसे चालू होता है, कीपैड कैसे होता है, मतलब उसको सब पता है। उसको हम कभी क्या करते हैं, कोई फोल्डर बना के ना यूट्यूब छुपा देते हैं, तो बंदा को ये भी पता है ऊपर सर्च में यूट्यूब टाइप करने का है, और सर्च में यूट्यूब टाइप करेगा और यूट्यूब ढूंढ लेगा, उसको इतना आता है। स्की पैड, कौन सा वीडियो, ये वो सब सब पता है उसको, हर चीज पता है उसको। वो मेरे भाई का फोन लॉक ओपन कर देता है, उसको पिन तक पता है, पैटर्न लॉक पता है, सब पता है उसको। 5 साल का है वो, तो इसके लिए फिर भाई ने अभी वो फिंगर सेंसर रखा है और फेस वाला रखा है, इसके लिए उसने आईफोन खरीदा कि फेस अनलॉक है ना, तो फिर उसमें उसको समझता नहीं है फिर। सोचो, 5 साल का बेटा, मतलब मैं जब वो देखता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है ये कितना एडवांस है ये, अपने को तो इतना आता भी नहीं था, उसको तो स्की पैड ये वो सब मतलब पता होता है, इतना टैलेंटेड है वो। अपने टाइम पे तो ये सब था भी नहीं, और शायद होता तो भी अपने को इतना आता भी नहीं था। जैसे आज भी अगर तुम देखोगे ना, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इंटरनेट का, मतलब हाँ गूगल वूगल ठीक है, बट जैसे तुम लोग ने इंस्टा पे कभी ये सब किया होगा कि कोई स्टोरी डाला होगा तो सॉन्ग ऐड करते लोग, ठीक है, कुछ इमेजेस इमेजेस डालते हैं, मेरे को कुछ भी नहीं आता है वो चीज़, क्योंकि ज़िंदगी में यूज़ ही नहीं किया ऐसा कभी कुछ। बट मेरे को ऐसा लगता है वो मेरा 5 साल का जो मतलब भाई का बेटा है ना, वो सीख लेगा, वो मेरे को सिखाएगा एक दिन कैसे यूज़ होता है, उसको इतना नॉलेज है। उसको यूट्यूब में सर्च कैसे मारते हैं वीडियो, टाइप क्या होता है, उसको मोगली देखना होता है ना, तो खाली MOG डालता है, क्योंकि सर्च हिस्ट्री में मोगली आगे आ जाता है ना, तो सीधा उस पर क्लिक कर देता है वो। तो ऐसा लगता है अपन तो गवार ही है। चलो उसके बाद देखो, सेकेंड इज, और सॉरी थर्ड इज, वो तो होता ही है ना। अब भी जैसे देखो, 2 महीने पहले मेरे को एक फ़ोन आया, एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, पता है क्या, कि तुम्हारा 1500 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना पेंडिंग है, तो आप उसको पे कर दो, नहीं तो आज शाम को 6 बजे के बाद तुम्हारा घर का इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो और मेरे को पता है ये फ्रॉड है, और मेरे पास है ना 2 फ़ोन था वो टाइम पे, तो जो नंबर से मुझे व्हाट्सएप आया ना, मैंने वो नंबर पे फ़ोन किया, तो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। बट मैंने बहुत फ़ोन किए, बहुत किए, 10-15 बार ट्राई किया, एक बार उसने मेरा फ़ोन उठा लिया। तो मैंने उसको बोला, अच्छा मेरे को है ना ये बिल भरना है, अब मेरे को पता है ये स्कैम है, मैं मज़े ले रहा था, मतलब देखते क्या बोलता है। मैंने बोला ये ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे को ऐसा मैसेज आया है, तो मेरे को पेमेंट करना है, प्लीज़ मेरा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट डिस्कनेक्ट मत करना, नहीं तो मेरे को तकलीफ हो जाएगा। तो अरे नहीं सर टेंशन मतलब, हम बैठे हैं ना इधर, आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं हो, डिस्कनेक्ट नहीं होएगा, आप पैसा भर दो। बोला कैसा पैसा भरना है मेरे को बताओ ना। तो बोलते एक काम करो, आप फ़ोन में है ना, मैं एक ऐप बोलता हूँ, आप वो डाउनलोड करो। तो मेरे पास दूसरा फ़ोन था ना, उसमें उसने जो ऐप बोला ना, वो ऐप मैंने डाउनलोड किया, और वो ऐप क्या था पता है, मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग। समझा, मतलब
मेरा मोबाइल का स्क्रीन उस पर जो कोड आएगा मैं उसको देगा, तो वो मेरे मोबाइल का स्क्रीन अपने मोबाइल पे देख सकता है और वो वहाँ से ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, मेरे को पता था कि ये वही है, क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ था, मतलब डाउनलोड एक बार मारा हुआ था देखने के लिए। मेरे को समझा ये येड़ा बना रहा है, तो मैंने बोला ठीक है मैं डाउनलोड करता हूँ। मैंने दूसरे फ़ोन में ना डाउनलोड मारा, डाउनलोड मारने के बाद उसको ओपन किया, जैसे जैसे वो बोला ना जहाँ तक पेमेंट होता है ना, मैं उधर तक गया। तो मेरे को बोलता है अभी इधर है ना, आप अमाउंट डालो, फिर आगे का मैं करता हूँ। बोला बट ये सब तो मैं खुद ही कर सकता हूँ ना, इसमें मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग क्यों करूँ, ये तो मुझे भी आता है, इतना तो पढ़ा लिखा मैं भी है कि मैं भी कर सकता है, उसमें मैं तुमको क्यों बताऊँ। मैं काम करता हूँ, मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं तुमको सीधा स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो कहते नहीं नहीं सर, आप गलत जगह पेमेंट करोगे ना तो 6 बजे के बाद लाइट चला जाएगा। फिर तो जो उसको मैंने गालियाँ दी है ना, एकदम अलग लेवल, उसे फ़ोन ही रख दिया और मेरे को ब्लॉक कर दिया उसने। क्योंकि उसके बाद मैंने 2-3 नंबर से, अलग अलग नंबर से फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है मेरा। वेस्ट बंगाल में कोई था, बंगाल का नंबर था। है, प्ले स्टोर पे तो तुमको आड़े टेढ़े ऐप बहुत मिलेंगे, तो लोग ऐसा करते हैं। सोचो अब जिसको ये सब पता नहीं होगा ना, दिन में एक बकरा भी फंसा ना इनका, सोचो कितना कमाते हैं ये लोग घर पे बैठ के। फिर हाँ, कनेक्टेड है, हो सकता है। बहुत ये सब रिस्क है, इसके लिए काफ़ी लोग जी पे ई पे यूज़ नहीं करते हैं। ये जितना इजी है उतना रिस्की भी है। बैंक वालों को तो चलो इश्यू नहीं होएगा, बट कब क्या हैक हो जाए किसको पता। समझो तुम्हारा फ़ोन है, तुम फ़ोन किसी को बेचने जाते हो, नया फ़ोन खरीदने के लिए, पहले प्रॉपर फॉर्मेट मार देने का, पता है। खाली ऐप डिलीट मार दिया ना उससे कुछ नहीं होता है, प्रॉपर फॉर्मेट मारो, फ़ोन चेक करो कुछ इमेजेस इमेजेस रह तो नहीं गया है ना, क्योंकि अपने पर्सनल इमेजेस भी होते हैं, वो बहुत रिस्क हो जाता है। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने आ, बहुत टाइम हो गया, तब भी मैं स्टूडेंट था, तो मैं एक सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदने गया था। तो उसने मेरे को फ़ोन जो दिया ना, वो फ़ोन में ना जीमेल वीमेल सब लॉगिन है। उस जिसने फ़ोन बेचा था ना उसने फॉर्मेट ही नहीं मारा है, उसके खुद के फोटोज वोटोज है अंदर, सोचो। वो तो चलो मैं जेन्यून इंसान था, जैसे ही फ़ोन मैंने लिया ये मैंने सब देखा ना, पहले मैंने फ़ोन को फॉर्मेट मारा, पूरा उसका फ़ोन खाली किया मैंने, फिर मैंने अपनी डिटेल्स डाली और लॉगिन किया। सोचो मेरी जगह कोई और होता तो क्या कुछ कर सकता था, बराबर कितना रिस्क है। तो ये सब चीज़ जितना डिजिटल यूजेज बढ़ गया ना, उतना रिस्क भी बढ़ रहा है अभी। अकाउंट हैक होना, ठीक है, पासवर्ड किसी को पता चल जाना, क्योंकि इंडिया में लिटरेसी रेट इतना नहीं है ना, लोगों को नॉलेज इतना नहीं है ना। बीच में मेरे टाइम पे तो ना साइबर का एक स्कैम हुआ था, पता है क्या होता है। पहले के टाइम पे ना लोग साइबर कैफे जाते थे कंप्यूटर यूज करने के लिए, ठीक है। अभी समझो मुझे ना इसको 50,000 पेमेंट करना है, बट उस टाइम पे स्मार्टफोन नहीं था मेरे घर पे, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं था, तो मैं क्या करेगा, मैं इसके घर पे मैं इसको पेमेंट करने वाला हूँ 50,000, मैं ना साइबर कैफे गया, इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में मैं क्या करेगा, मैं ऐसा समझो डिटेल्स रखेगा टेबल पे, फिर मैं टेबल पे सब ऐसा डिटेल देख देख के कंप्यूटर पे टाइप करेगा, फिर पासवर्ड टाइप करेगा और फिर इसको फंड ट्रांसफ़र करेगा। ऊपर है ना सीसीटीवी होता है, ये बंदा सीसीटीवी से सब रिकॉर्ड हो गया, फिर वो बंदा वो सीसीटीवी का फुटेज यूज करके वापस अकाउंट लॉगिन मार के वो अकाउंट ओपन करके खुद के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा। दिमाग देखो किधर चल रहा है। सीसीटीवी किसके लिए लगाया था, सेफ्टी के लिए, और देखो क्या यूज हो रहा है। और तुमने ऐसा ऐसा, और कुछ लोग देखो इसमें भी ऐसा है, जब भी पासवर्ड डालते हो ना ऐसा 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 नहीं डालने का, बराबर, वो क्लियर कट विजिबल होता है। इसके लिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पासवर्ड बहुत सोच समझ के डालने का, पासवर्ड इतना इजी मत डालो कि बहुत ऑब्वियस है इसका यही पासवर्ड होएगा। अब जैसे देखो तुम्हारा कोई जीपे का पिन होएगा या कार्ड का पिन होएगा, जनरली 6 डिजिट पिन होता है, पक्का तुमने 6 डिजिट पिन है ना तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ डाला होएगा। जैसे समझो मेरा बर्थ डेट है तो 010788,
हो गया मेरा पिन, है ना, क्योंकि अपने को और कुछ नंबर याद नहीं रहेगा ना फिर, ठीक है। बट मैं ऐसा कभी नहीं डालता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बर्थडे इज वेरी कॉमन, हर कोई डालता है, तुमने भी शायद देखो वही डाला होगा। बहुत कम लोग यूनिक नंबर डालते हैं, क्योंकि यूनिक फिर इतना यूनिक होता है ना साला, अपने को याद नहीं रहता है। वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं सेफ्टी के नाम पे, ये सब लोग तो ध्यान देना चाहिए। इंडिया में इतना लिटरेसी रेशियो है नहीं कि उसमें दो होता है, एक एथिकल हैकिंग होता है, एक अनएथिकल हैकिंग होता है। एथिकल हैकिंग मतलब अच्छे काम के लिए हैक करना, अनएथिकल मतलब कांड करने के लिए करना। गवर्नमेंट एथिकल हैकिंग सीखने देता है, लेकिन लोग एथिकल हैकिंग सीख के अनएथिकल चीज में यूज करते हैं। जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाता था ना, तो उसने तभी नया नया व्हाट्सएप आया था, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब बहुत पुराना केस है, क्योंकि व्हाट्सएप को आया हुआ ही कितना टाइम हो गया। तो उस टाइम पे ना व्हाट्सएप को हैक कर सकते हो, पता है तुम खुद, तुम्हारा क्यूआर होगा कोड अंदर, वो स्कैन करके कुछ तो करूंगा ना मैं मेरे फ़ोन में, तुम्हारा पूरा चैट विंडो मेरे मोबाइल पे दिखेगा। पता है वो चीज़ होता है। तो उसने ये जब चीज़ नई नई आई थी ना, तो ऐसा मेरे कॉलेज में एक दिन का कोर्स था, उन्होंने ये सिखाया था। स्टूडेंट ने क्या किया, जो कॉलेज में एक मिस थी ना, उसका ही व्हाट्सएप हैक कर डाला, और उसके व्हाट्सएप से गंदे गंदे मैसेज। सोचो, अच्छी चीज़ के लिए सिखाया था, यूजेज देखो क्या हो गया। तो ऐसा बहुत लोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, थर्ड इज नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2015। अब तुम इंडिया में देखोगे ना, नेशनल टूरिज्म, इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी जगह है जो लोगों को पता ही नहीं है। और लोग क्या करते हैं, दुबई जाना है, बैंकॉक जाना है, श्रीलंका जाना है, नेपाल जाना है, यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। इंडिया में ही कितनी अच्छी चीज़ें ना, ये लोगों को पता नहीं है, और लोग बाहर ढूंढने निकल रहे हैं। देखो आज तुम इंडिया में देखोगे ना, इतना अच्छा टूरिज्म है ना इंडिया का, इतनी अच्छी अच्छी जगह है ना देखने के लिए इंडिया में, लोगों को उसकी वैल्यू ही नहीं है। लोगों को बाहर जाके चीज़ें देखनी है, लोगों को दुबई में जाके बुर्ज खलीफा देखना है, लेकिन इंडिया में इतनी बेस्ट जगह है ना। बिकॉज मैं है ना ऑलमोस्ट 80% इंडिया घूम चुका हूँ मैं, क्योंकि मेरे डैड को ना घूमने का बहुत क्रेज़ है। मेरे डैड तो 100% घूम चुके हैं, पूरा इंडिया देख लिया है उन्होंने, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। और कुछ कुछ जगह तो वो 3 3 4 4 बार गए। तो मतलब मैंने देखा है ना एक एक चीज़, तो तुमको ऐसा लगेगा कि इंडिया में ही घूमोगे ना, तुम्हारा इंडिया में घूमने में लाइफ चला जाएगा। इंडिया में इतनी देखने लायक चीज़ है। जैसे ताजमहल देखा है किसी ने, देखा है तूने? तुम ताजमहल देखने जाओगे ना, तुमको कम से कम ताजमहल देखने के लिए 4 घंटा लगेगा। अगर तुम गाइड लेके जाओगे ना, जो तुमको समझाएगा सब चीज़, तुमको 4 घंटा लगेगा। अपने जैसे लोग क्या थे, ताजमहल ऐसा देखेंगे, फोटो वोटो खींचेंगे, सेल्फी लेंगे, आ जाएंगे। तुमने देखा ही नहीं है ढंग से ताजमहल। ताजमहल में क्या चीज़ है, क्यों इतना उसको 7 वंडर्स में बोलते हैं, कुछ तो स्पेशल होएगा ना उसके अंदर, ये लोगों को पता ही नहीं है। जैसे लद्दाख में एक हिल है, ठीक है, हाँ मैग्नेटिक हिल है। देन कश्मीर में 2 3 जगह वैसी है, ऐसी ऐसी जगह है ना, ये लोगों को पता ही नहीं है। राजस्थान जाओगे ना तुम, पैलेस देखो उधर के, तुम पागल हो जाओगे उधर के पैलेस देख के। किसमें? वो कब्र में इसके लिए नहीं जाने देते बिकॉज वहाँ पे एक्चुअल मुमताज़ का कब्र है अंदर। फिर पब्लिक को जाने दिया ना, पब्लिक डैमेज करेगा उसको भी। ओरिजिनल जो मुमताज़ की डेड बॉडी है ना, वो नीचे रखी है, जमीन के नीचे। मतलब जो मेन ताजमहल में कब्र दिखते हैं ना, नीचे एक रास्ता जाता है, उधर नीचे रखा है। अब तो खत्म हो गया रहेगा, बट ओरिजिनली उधर रखा है वो। जैसे लोग कुतुब मीनार देखने जाते हैं, कुतुब मीनार के बाजू में है ना दूसरा एक कुतुब मीनार है, ये लोगों को पता ही नहीं है। तुमने खाली कुतुब मीनार देखा होगा, फोटो देखा होगा, सुना होगा। कुतुब मीनार दो है, बट एक इनकम्प्लीट कुतुब मीनार है और एक कंप्लीट है। हम कंप्लीट ही देख रहे हैं, इनकम्प्लीट हमने कभी नहीं देखा है। और वो इनकम्प्लीट कुतुब मीनार के सामने ही है, बट लोगों को पता ही नहीं है। वो बना ही ऐसा है ना कि लगेगा ही नहीं ये कुतुब मीनार है, बट एक्चुअल में वो बस ऐसा खाली गोल है बड़ा सा, कुछ हाइट है, अच्छी खासी हाइट है उसकी। नहीं, दूर है थोड़ा, ठीक है, वो था, बट वो इनकम्प्लीट है। ये मूवी देखा है पद्मावत?
उसमें देखो रणवीर सिंह का रोल है, अलाउद्दीन खिलजी, पता है? वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था दूसरा कुतुब मीनार। वो भी उसने ईगो में बनाया था। उसने जब ये कुतुब मीनार बन के देखा ना, तो उसको ऐसा लगा हाँ इसमें क्या है, कुछ नहीं है, मैं इससे डबल साइज का बना के दिखाता हूँ, इतना टैलेंट है मेरे अंदर। तो जो कुतुब मीनार का समझो ये साइज था ना, उसने ये साइज का बनाने का डिसाइड किया था, और जितना इसका हाइट था ना उससे डबल हाइट बनाने का डिसाइड किया था। तो उसने जब कंस्ट्रक्शन चालू किया ना, डे एंड पे जितना कंस्ट्रक्शन होता था ना वो वहां पे रुक जाता था, सब लोग चले जाते थे। फिर सुबह नेक्स्ट दिन आता था ना, तो जितना कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ना सब टूटा हुआ और वापस जीरो पे आ गया है वो कुतुब मीनार। ऐसा ना 3-4 बार हुआ। तो उसको ऐसा लगा कोई तोड़ रहा है, तो उसने ना रात को अपनी फोर्स लगाई उधर ध्यान रखने के लिए, ये देखो कौन तोड़ के जाता है। नेक्स्ट दिन सुबह है ना, पूरा फोर्स है ना बेहोश पड़ा है, और वो कुतुब मीनार टूटा हुआ है। तो उसको समझ नहीं रहा, तो उसने ना उसके रिलीजन के जो एक्सपर्ट होते हैं ना, नॉलेजेबल पर्सन, उसको पूछा कि मैं ना ऐसा कर रहा हूं और ऐसा हो रहा है, तो ऐसा पता है क्यों हो रहा है? तू ये बनाने के लिए या जरूरत के लिए नहीं बना रहा है, तू ईगो में बना रहा है कि मैं ही महान है, ये मैं ही कर सकता हूं, और कुछ ऐसा पावर है जो तेरे को करने नहीं देगा, क्योंकि अगर तेरे को करने दिया ना तेरा और ईगो बढ़ेगा। तो जो है जितना है ना बना हुआ उतना रहने दे, आगे मत बना, क्योंकि वो कभी नहीं बनेगा। तू बनाते बनाते थक जाएगा लेकिन वो कंप्लीट नहीं होएगा कभी। तो जिस दिन उसको ये पता चला ना, उसने वो बनाना छोड़ दिया कि ठीक है अभी मेरे को नहीं बनाना है। लेकिन उसने अपने लोगों को बोला था अगर मैं मरेगा ना, मेरे को एक कुतुब मीनार के बाजू में ही दफन करना। तो उसको उधर किया भी है, अलाउद्दीन खिलजी का कब्र है उधर। हाँ, और तुम जहाँ देखोगे ना वो कुतुब मीनार आधा बना हुआ है, इनकम्प्लीट, अभी भी वो ऐसे का वैसा ही है। उसको कोई नहीं जानता है, पब्लिक को पता ही नहीं है इसके पीछे का स्टोरी ये है। पब्लिक को स्टोरी पता होना चाहिए ना, पब्लिक को स्टोरी ही नहीं पता है कि ये है इसका स्टोरी। पब्लिक को क्या लगता है, हाँ कुछ तो स्ट्रक्चर है, पत्थर का कुछ बनाया हुआ होएगा, कुछ छोड़ो क्या करने का है। नीचे दिख रहा है अलादीन खिलजी का कब्र है, अभी कब्र में कौन इंटरेस्ट लेता है? बट द स्टोरी इज दिस। अरे बहुत होता है बहुत, यहाँ के लोग गवार लोग हैं। तो अब तुम बिलीव नहीं करोगे, लोग कुतुब मीनार देखने जाते हैं ना, खाली ये कुतुब मीनार देख के आते हैं, इंडियन को दूसरा कुतुब मीनार है ऐसा पता ही नहीं है। हाँ, बहुत रेयर लोगों को। वो मुझे इसके लिए इतना पता है बिकॉज मेरे को इतना रीडिंग हैबिट है, मेरे को हिस्ट्री बहुत पसंद है। मैं सब बुक्स पढ़ता है ना इधर उधर की, तो मेरे को वो रीडिंग हैबिट है, इसके लिए मेरे को पता है। तुम लोग सब लोग ये सब देखते रहोगे ना, हॉटस्टार ये वो सब, मतलब जनरली आजकल का जनरेशन उसका सब्सक्रिप्शन लेता है। मेरे पास है ना डिस्कवरी का सब्सक्रिप्शन है, मैं डिस्कवरी देखता है। वो तो टीवी ना, मेरा पैसा लिया है उसका, पैसा दे के देखता हूँ मैं। अब मैं जब बोलता हूँ ना मेरे पास डिस्कवरी का सब्सक्रिप्शन है, लोग मेरे को पागल गिनते हैं, उसमें क्या होता है देखने का? तो वो अरे उसमें लेकिन कितनी चीजें है। उसमें एक बंदा है, वो बंदा है ना, हिमालय है ना, हिमालय समझो जैसे ये कश्मीर है, मतलब ये कश्मीर से लेके फिर ऐसा एरिया है ना पूरा, हिमालय यहाँ से स्टार्ट होता है ना, और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, बराबर इतना बड़ा है। वो एक पर्सन है, उसको ऐसा सब एडवेंचर बहुत पसंद है। उसने क्या किया है पता है? वो पूरा हिमालय चला है, वॉक किया है पूरा 3 महीना, पूरा उसने डॉक्यूमेंट्री बनाया है। पूरा हिमालय से वो चला है, जहाँ जहाँ हिमालय है ना वो पूरा पैरेलल हिमालय चला है, ऊपर नहीं नीचे से चला है, बट पूरा हिमालय वॉक किया है उसने। चाइना से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से फिर से चाइना, नेपाल, पूरा चल के गया है वो हिमालय 3 महीना, सोचो। तो उसने पूरा एक एक जगह पे एक्सपीरियंस बताया है कि क्या है एक एक जगह पे। उसने एक बताया कि हिमालय में कोई तो एरिया में ना एक गांव है, ये तुमको कहीं मिलेगा नहीं उसकी डिटेल। वो भाई साहब उधर गया था और उसका गूगल पे बहुत कम इंफॉर्मेशन है। वो गांव में है ना, गांव में कितने लोग होंगे पता है? 40 से 50 लोग,
बस। और वो गांव के लोग है ना, कभी बाहर निकले ही नहीं है गांव से। मतलब जो पैदा भी होएगा ना, वो वही गांव में रह के उधर ही मरेगा। उधर मलेरिया होता है ना, तो भी मर जाते लोग। उधर की मैक्सिमम लाइफ कितनी है? 40 साल। क्यों? क्योंकि वो लोग करते क्या है, भेड़ बकरी, दूध का बिजनेस, दूध का बिजनेस भी नहीं, दूध फूड में मिल गया, और जो बकरी वकरी बीमार होती है उसको मार के खाते हैं, वो खाना हो गया। और हिमालय में जो फ्रूट्स मिलता है वो खाते हैं। बस इतना ही फूड ऑप्शन है उनके पास, और कुछ नहीं है। पांचवा फूड नहीं है उनके पास। वो लोग ने डिसाइड किया है हम इधर ही रहेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। कोई आज तक नहीं निकला है बाहर। और बच्चा पैदा भी होएगा ना, वो लोग ऐसे उसको डेवलप करते हैं कि वो बाहर ही नहीं जाएगा कभी, वो उधर ही रहेगा। शादी भी इंटरनली एक दूसरे में हो जाएगा। और 40 साल में तो मैक्सिमम मर भी जाएगा, 35-40 खत्म। क्योंकि कोई एक बीमारी आ गया ना, उनके पास इलाज नहीं है। हाँ, कोविड उधर हुआ ही नहीं है, उधर कोई गया ही नहीं, तो कोविड कहाँ से होएगा? बुखार बुखार आता है ना, वो टिपिकल देसी इलाज करते हैं वो लोग, बस। तो कोई बड़ा बीमारी हुआ तो वैसे ही मर जाएगा वो लोग कभी बाहर ही नहीं निकलते। कुछ नहीं है, वो बस पहाड़ों के बीच में रहते हैं, किसी को पता भी नहीं है। उधर गांव में जाना है तो पहले गांव का जो मुखिया होता है उसका परमिशन लेने का। वो लोग का लैंग्वेज भी कुछ अलग है, वो लोग समझते नहीं है। वो साइन लैंग्वेज होता है ना, बस उससे थोड़ा बहुत जो समझा वो समझा। या वहाँ पे कोई एक पर्सन होगा जो आजू बाजू के गांव में रहता होगा, जो उनको लैंग्वेज समझता होगा, वो तुम्हारे साथ आएगा। अदरवाइज उनको लैंग्वेज भी नहीं आता है। ऐसे लोग हैं। मतलब वो भाई साहब वो सब गांव में चल के निकला है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये टूरिज्म के थ्रू एक्सप्लोर होता है। इंडिया में टूरिज्म इतना अच्छा है ना, बट कभी एक्सप्लोर किया नहीं है किसी ने, या लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ पता ही नहीं है इंडिया की, कि इंडिया में कितनी बेस्ट चीज़ है। जैसे मैंने तुमको बोला था कुंभलगढ़ का, कुंभल महाराज, पता है? मैं तुमको बोला था राजस्थान का, उसका शिवलिंग का साइज, 4 लोग ऐसा मिल के हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे, उतना बड़ा शिवलिंग है, वो बंदा ऐसे ही पकड़ लेता था। तो ये सब प्लेस है। आधे लोग जैसे हल्दी घाट है ना, हल्दी घाट में वॉर हुआ था, वो तुम वॉर का जगह देखोगे ना, वो था ना महाराणा प्रताप, वो जब इंजर्ड था ना, ऑलमोस्ट मरने की पोजीशन पे था, तो उसको मार ना डाले ना कोई, उसके लिए उसके घोड़े ने ना जंप मारा था। मतलब इधर माउंटेन था, बीच में वाटरफॉल है, पानी है, और सामने दूसरा जमीन है, तो उसने इधर से इधर जंप मारा। तो अपने को क्या लगता है, हाँ जंप मारा ना, उसमें क्या हो गया, घोड़ा जंप मार लेगा। वो जंप का साइज तुम देखो उधर जाके, हल्दी घाट पे वो जगह है उधर आज भी, कितना जंप है पता है? यहाँ पे तुम नीचे उतरोगे ना, जहाँ पे गाड़ी पार्क होती है, वहां से लेके इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ का गेट कितना डिस्टेंस होता है? एक ही बार में वो घोड़े ने जंप मारा था उतना, इतना बड़ा। तुम इमेजिन करो घोड़ा क्या होएगा वो। वही ना। तो वो जगह आज भी उधर रखा है उन्होंने, कि इधर से इधर जंप मारा था। और हल्दी घाट में तुम जाओगे ना, हल्दी घाट में पूरा जो मिट्टी है ना, अपने यहाँ पे मिट्टी कैसा होता है, ब्राउन है। तुम हल्दी घाट में जाओगे ना, पूरा मिट्टी तुमको येलो मिलेगा। क्यों? नाम हल्दी घाट है, बट ये क्यों नाम क्यों गिरा हल्दी घाट? मिट्टी येलो होने की वजह से। बट मिट्टी येलो क्यों हुआ? उसका रीजन पता है क्या है? वहां पे इतने वॉर हुए हैं ना, और इतने लोग मरे ना, और इतना खून निकला है ना, वो पूरा खून है ना लैंड के अंदर गया है। और वो इतना लाल खून, ब्राउन मिट्टी, ये मिक्स होने की वजह से कलर बन गया येलो। इतना मतलब पूरा घाट येलो है। तो सोचो कितने लोग मरे होंगे उधर। और तुम खोदोगे ना जमीन, तो भी येलो मिट्टी ही निकलता रहेगा। तो सोचो कितने लोग मरे होंगे उधर। वो खून की वजह से लैंड, जमीन का कलर चेंज हो गया। सोचो इतना वो है। तुम उधर जाओगे ना, तुमको अलग अलग ही फील होएगा।
ऐसा तो कुछ नहीं है उधर। और वो पूरा जंगल था, आज पूरा ओपन ग्राउंड हो गया है, वो पूरा जंगल था वो हल्दी घाट। और इतना बड़ा जंगल था ना, एक हाथी भी टर्न नहीं मार सकता है, इतने नजदीक नजदीक झाड़ है। तो अगर इधर से हाथी निकला ना, तो या तो वो सीधा जाएगा या तो वो ऐसा पीछे आएगा, वो टर्न नहीं मारेगा। इतना झाड़ था उधर। सोचो मतलब झाड़ कितने होंगे। हाँ, टाइम टाइम के बाद खत्म हो गया ना सब। तो ये सब प्लेसेस है ना, ये सब चीजें लोगों को पता ही नहीं है, इंडियंस को भी नहीं पता। इमेजिन करो ना तुम लोग। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना। तो इंडिया ये सब चीजें धीरे धीरे प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ये सब इंडिया का कल्चर था, रिच कल्चर, जो इंडिया को बताना चाहिए लोगों को। बट आजकल की गवर्नमेंट है ना, कैसा है ना, खुद गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है ये सब चीज में। करना चाहिए लोगों को। हाँ, अपना एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है। बराबर, तुम देखोगे ना अपना एजुकेशन सिस्टम। जैसे मेरा जो एक नेबर है, मतलब मेरे पुराने बिल्डिंग में रहता था, वो बंदा है ना करोड़पति आदमी, करोड़पति। तो उसने ना क्या किया था पता है, उसका जो बच्चे को वो सिखाता है ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है अपने को तो सिखाया ही नहीं है ऐसा कभी। अपने मॉम डैड ने कभी नहीं सिखाया ये चीज़ अपने को। तो मैंने ऐसा सीखा था कि अगर मुझे कभी किसी को सिखाना पड़ा ना, कोई बच्चे को, मैं ये सिखाएगा उसको। उसने क्या किया पता है, बच्चा 18 साल का हुआ ना, तो उसको बोला एक काम करो, तू शेयर मार्केट का एक अकाउंट ओपन कर। तो उसने एक शेयर मार्केट का अकाउंट ओपन करके दिया। और उसको क्या बोला पता है, ये 5 लाख कैश पकड़। 5 लाख उसने पप्पा ने बेटे को ट्रांसफर कर दिया, 5 लाख रुपया। और बोला आज के बाद तेरा खाली खाने पीने का, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन एक्सपेंसेस मैं करेगा। तेरे को जो भी अलग अलग नखरे ना तेरे, मोबाइल चाहिए, ब्रांडेड शूज़ चाहिए, बाइक चाहिए, तेरे को जो कुछ भी चाहिए ना, ये इन्वेस्ट करके जो तू कमाएगा ना शेयर मार्केट से, तू उससे लेना, मेरे से एक भी रुपया मत मांगना। पता है इससे क्या हुआ? तो मैंने उस इससे मेरे को जब ये बोला ना, बोला तो इससे क्या होता है, तो होता है उस दिन एक दिन मेरे को उसने ऐसा बोला कि पापा मेरे को ना नाइकी का शूज़ लेना है 12,000 रुपये का। तो पापा ने उसको क्या बोला कि मैं तेरे को बोला ही था ना, तेरे को जो भी अलग नखरे हैं तू खुद कर ले, तेरे पास पैसा है तो तू इन्वेस्टमेंट करके कमा रहा है, तू ले ले, मैं तेरे को ना नहीं बोलेगा। बोलते 4 महीने बाद मेरा बेटा खुद आके मेरे को बोलता है कि सच में फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। कमा रहा है, थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, कर रहा है, पैसा डूब नहीं रहा है। बट आज उसको पैसे की वैल्यू हो गई ना, क्योंकि खुद डालना पड़ रहा है ना। देखो अभी उसने मैंने बोला तुम ना इसमें सिखाया क्या, तो बोलते देख 2 चीज़ हो गई, एक तो पैसे का वैल्यू, और दूसरी चीज़ मैं उसको वो चीज़ ला के देता ना 12,000 रुपये की, उसको पैसे की वैल्यू नहीं होती। लेकिन आज है ना उसको पैसे का वैल्यू हो गया ना, तो फालतू खर्चे नहीं कर रहा है। मैं उस टाइम पे ऐसा बोलता ना, मैं नहीं देगा शूज़, तो मैं ना विलन बन गया कि बाप तो हर चीज़ के लिए ना बोलता है। तो मैं ना बोलता ना, वो बहुत अलग चीज़ है। आज वो खुद ना बोल रहा है कि नहीं चाहिए मेरे को, फालतू का पैसा नहीं डालने का। हाँ, सिखाते हैं वो दूसरे को भी। हाँ, वो कुछ कोर्स सिखाते हैं वो। बट इसने ऐसा बोला कि मैं 5 लाख दूंगा, अगर अभी जैसे समझो किसी शेयर में उसने 50,000 डाला, शेयर का प्राइस हो गया 70,000, 70,000, तो उसका बेटा बेच देगा। कितना कमाया? 20,000। तो बोलते हैं वो कमा के उसको जो शौक करने करने दो, वो कमा के बाइक भी ले लेगा ना, गाड़ी भी ले लेगा ना, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, करने दो। बट उसने क्या किया, ये 5 लाख देने से पहले पूरा शेयर मार्केट बेटे को सिखा दिया। वो मुझे नहीं पता, पूछता हूँ मैं। तो उसने पूरा पैसा उसको दिया सिखाने के बाद। अच्छा है, नॉलेज है तो बहुत अच्छा है। रिस्क नहीं होता है, रिस्क भी नहीं है। अगर तुम सही तरीके से दिमाग लगा के सीख के कैलकुलेट करके करोगे ना, तो रिस्क नहीं है, करने को आना चाहिए। रिस्क हर जगह पे है ना, थोड़ा तो लेगा। तो उसमें देखो उसने ना अपने बेटे को कितना मस्त स्मार्टली सब चीज सिखा दिया। आज बच्चा ना फालतू खर्चा एक भी नहीं करता है, और वो खुद पैसा बचाता है। बोलो, अदरवाइज कोई ऐसा उस टाइम पे एज पे बोलेगा ना, नहीं नहीं मैं पैसा नहीं देगा, तो क्या लगेगा कैसा बाप है, एक चीज मांगता वो देता नहीं है। आज वो बंदा है ना, उसका फोन टूट गया ना,
वो फिर भी उसको टेप मार के यूज़ कर रहा है। नहीं तो क्या होता है, पप्पा नया फ़ोन दिलाओ ना, पप्पा दे देते, हाँ ठीक है, तो पैसे की वैल्यू ही नहीं हुई ना, दिमाग है उसके पास। बट बोलते हैं बच्चे को है ना स्कूल में फाइनेंस का, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज देना चाहिए, जो इंडिया की स्कूल में कोई नहीं देता है। इंडिया की स्कूल में 2+2 3+3 बस यही सिखाया, इन्वेस्टमेंट किसी को नहीं सिखाया, बिजनेस करना नहीं सिखाया, जबकि यही सब चीज़ तो आगे काम आती है ना, वही चीज़ तो स्कूल में सिखाया नहीं। हिस्ट्री में देखो तुम लोग में से किसी को इंटरेस्ट नहीं होएगा, बहुत कम लोग को हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है। तो प्रॉब्लम इज दैट पढ़ाने वाला ही इतना बोरिंग पढ़ाएगा, हिस्ट्री ही पकता है, ठीक है। अब मेरे जैसे बहुत कम लोग थे कि भले पढ़ाने वाला बोरिंग था बट मेरे को इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ता था। अदरवाइज एक्चुअल में तुम अगर हिस्ट्री पढ़ाओगे ना, हिस्ट्री बहुत अमेजिंग है, बहुत सही, बस पढ़ाता कोई कैसा ना उस पर डिपेंड करता है। जैसे वो हल्दी घाटी का वॉर का पूरा एक चैप्टर होता है, मैं खाली चैप्टर पढ़ा देगा ना, इतने घोड़े थे, इतने ये थे, उतने वो थे, किसी को मजा नहीं आएगा रे। हाँ, वो लोकेशन किधर है, उधर आज सिचुएशन क्या है, कहाँ पे है ये प्लेस। तुम हल्दी घाट पे जाओगे ना, उधर क्या एनवायरनमेंट है, मतलब तुमको अलग ही फील आएगा उधर जाके। मैं गया हूँ ना, मेरे को समझता है उधर। वो जगह देख के तो तुम ऐसा सोचोगे ये घोड़ा इतना बड़ा जंप कैसा मार सकता है, तुमको ऐसा लगता है फेंक रहे लोग, बट घोड़ा जैसे ही जंप मारा ना फिर वो मर गया सीधा, क्योंकि वो भी इंजर्ड हो गया था वॉर में महाराणा प्रताप के साथ। तो उसका उधर कब्र बनाया है घोड़े का। चेतक घोड़े का नाम था। हाँ, तो वो उसका कब्र भी है उधर। और वो परस घोड़ा जो था ना, वो महाराणा प्रताप को समझता था, मुझे कब क्या करना है, महाराणा प्रताप क्या सोच रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए, इतना कनेक्शन था उन दोनों के बीच में, एनिमल और इंसान का, इमेजिन करो। हाँ, वो है, आज भी जगह है उधर वो। हिस्ट्री में ये सब चीज़ें ना, मतलब कौन देखा बताता है ना, वो सब बहुत मैटर करता है। अब आजकल धीरे धीरे ना टूरिज्म में यही चीज़ें हो रही है, जो ये बनाया ना नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, उसमें गवर्नमेंट यही कर रहा है, हिस्ट्री से कनेक्ट करेगा फिर तुमको बताएगा जगह, तो वो इम्पोर्टेंस समझेगा। मैं तुमको खाली बता दूँ ये जगह देख के आओ मस्त है, तुम पूछोगे क्यों, क्या है, नहीं मस्त है देख के आओ, तो तुमको इंटरेस्ट ही कभी नहीं आएगा। मैं उसके पीछे का रियल स्टोरी बताएगा ना तो तुमको इंटरेस्ट आएगा। जैसे भानगढ़ फोर्ट है राजस्थान में, दैट इज़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। उधर तो गवर्नमेंट ने बोर्ड मार के रखा है सनसेट के बाद कोई इधर आएगा नहीं। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान, हॉन्टेड है वो, पूरा भूत, ऐसा लोग मानते हैं वहाँ के, कुछ लोग ने एक्सपीरियंस किया है, तो इसके लिए हाँ, क्या है, बहुत मिलेंगे तुमको, भानगढ़ फोर्ट मारना कभी सर्च यूट्यूब पे, बहुत वीडियो मिलेंगे। चलो उसके बाद देखो हेल्थ पॉलिसी। देखो हेल्थ में भी इंडिया में लोगों को है ना हेल्थ अवेयरनेस इतना है नहीं। तुम इंडिया में देखोगे ना, लोग जंक फूड बहुत इजीली खा लेते हैं, कच्चर पट्टी कुछ भी खा लेते हैं। कुछ एज में देखो इंडिया में है ना, आजकल तुम देखोगे ना यंगस्टर्स में हार्ट अटैक बहुत बढ़ गया है। 35-40 एज के लोगों को भी हार्ट अटैक आना चालू हो गया है। क्यों? खराब लाइफस्टाइल, खराब फूड इनटेक, कभी भी कुछ भी खाना, कैसा भी खाना, कितना भी घटिया रहेगा तो भी खा लेना, कोई भी टाइम पे खा लेना। तुम देखो रात को 2 बजे भी खा लोगे, पता है एक्चुअल टाइमिंग डिनर 7 बजे के पहले होना चाहिए। हाँ, और नेक्स्ट मील सीधा सुबह 8 बजे या 7 बजे होना चाहिए। हाँ, हम लोग रख ही नहीं पाएंगे। अक्षय कुमार है ना, ये जो सिस्टम है ना, ये जैनिज्म में लिखा है, मतलब मैं जैन है इसके लिए मेरे को पता है। मेरे घर पे मॉम डैड शाम को 7 बजे खाना खा लेते हैं, 7 के पहले ही, और फिर नेक्स्ट दिन सुबह सीधा 8 बजे। तुम उनको देखोगे ना, मेरे डैड होंगे 65-66, उसको ना चश्मा है, ना ब्लड प्रेशर है, ना डायबिटीज़ है, ना नी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। मेरे मॉम को भी कुछ भी नहीं है। और मेरे मॉम डैड का वेट एक ही है, कांस्टेंट है, 1 किलो बढ़ेगा भी नहीं, 1 किलो कम भी नहीं होएगा। और जितना तुम फिट रहते हो ना, उतना तुमको डिजीज नहीं आता है। विराट कोहली देखो, लास्ट 8 साल से वो बंदा एक ही वेट पे है, 68, बस, ना 1 किलो ऊपर ना 1 किलो नीचे।
कुछ लोग देखना कितने फैलते हैं, मोटे मोटे होते हैं, इनको हेल्थ इश्यूज ये वो सब बहुत आता है। तो इंडिया में हेल्थ की भी, अब देखो बीमारी आ गया तो उसका इलाज तो करना पड़ेगा। तो इलाज कैसा होना चाहिए, देखो इंडिया में प्रोफेशनल होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, मतलब इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए कि कोई एक पुअर कैटेगरी का हो उसको प्रेफर ही ना कर सके। पेशेंट सेंटर्ड मतलब आजकल तुम हॉस्पिटल में जाओगे ना, पैसा लूटने का ही बात करेंगे ये लोग, बराबर बिजनेस बन गया है ये नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने देखा है, मतलब कितने हॉस्पिटल वाले लूटते हैं, कुछ भी होएगा ना, ये टेस्ट करवाओ वो टेस्ट करवाओ, हाँ उसके बिना तो बात ही नहीं करेंगे वो लोग। हॉलीडे नहीं, गब्बर। देन इंक्लूसिव पार्टनरशिप, प्लूरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब चीजें होनी चाहिए। वो सारे 10 पॉइंट मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो बाकी का नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे।